बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आप लोगों को देखकर लग रहा है कि आप फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था वो पढ़ने के लिए तैयार हैं। आज हम ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में गुफ्तगू इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा तरतीब बता देता हूँ कि ट्रांसफॉर्मर्स को मैं मल्टीपल लेयर्स में कवर करूँगा और थोड़ा सा ताकि आपको पहले से ही प्लान का आइडिया हो कि किस तरह से है। आज के लेक्चर का गोल है पूरे के पूरे ट्रांसफार्मर की, और जिससे मेरा मतलब है जो ओरिजिनल अटेंशन इज़ ऑल यू नीड वाले पेपर के ट्रांसफार्मर की पूरी इंट्यूशन मैंने क्रिएट करनी है एंड टू एंड, और कुछ चीज़ों में स्लाइटली डीपर डाइव करनी है। लेकिन गोल आज के इस लेक्चर का डीपर डाइव्स नहीं है, पूरी स्टोरी को होलिस्टिकली समझना और उसके सारे कंपोनेंट्स की इंट्यूशन बिल्ड करना। दैट्स द गोल। आज का जो है गोल है वो इतना है। उसके बाद इंशाल्लाह वंस वी आर डन विद दिस एंड और इसके आखिर में होपफुली अब आपको पूरा ट्रांसफार्मर की समझ आ जाएगी कि वो क्या करता है, किस तरह करता है और वो जो कुछ करता है उसकी रीजनिंग क्या है। फिर हम अगले लेक्चर से डीपर डाइव्स शुरू करेंगे। पहले तो खुद इसी अटेंशन इज ऑल यू नीड वाले ट्रांसफार्मर के अंदर इसमें हम डीपर डाइव्स करेंगे, इसके मुख्तलिफ हिस्सों को देखेंगे, उसकी मल्टीपल ऑप्शंस देखेंगे, और फिर उसके बाद हमारा एक और गोल ये होगा कि व्हाट हैज़ हैपन बिटवीन 2017 एंड नाउ। तो वो अपडेट वाला ना कि क्या क्या चीज़ें बदलती गई, क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई, ये हमारा फिर उसके बाद का अगले लेयर का गोल होगा। तो ये हम 2-3 लेयर्स के अंदर इस काम को करेंगे। अगर आप पहले से ट्रांसफार्मर से वाकिफ़ है तो हो सकता है कि आपको पहले आज वाले लेक्चर में शायद लगे कि कुछ चीज़ें बीच में मिसिंग हैं। वो मिसिंग इंटेंशनली हैं, उनको जानबूझकर मैं ग्लॉस ओवर कर रहा हूँ, बिकॉज़ एट दिस पॉइंट माय गोल इज़ दैट यू होलिस्टिकली अंडरस्टैंड द होल थिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाटएवर वी हैव बीन कवरिंग अप अंटिल नाउ। तो जनाब बातचीत शुरू करते हैं अब वहीं से जहां हमने सीक्वेंस मॉडल्स की गुफ्तगू को आकर समेटा था, उसको जहां पे हमने मुकम्मल किया था। आपको याद होगा हमने बिल्कुल आखिर में ट्रांसफॉर्मर्स की बेसिक नीड को एस्टेब्लिश कर लिया था। अब उसी चीज़ को हम आगे बिल्ड करते हैं। अच्छा, अब यहाँ से आगे आज के लेक्चर में थोड़ा-सा मेरी कोशिश ये भी होगी कि ज़रा आपको थोड़ा कहानी वाला रंग नज़र आएगा। सो दैट्स इंटेंडेड। वी वांट टू कीप इट लाइट, वी वांट टू कीप इट फन, वी डोंट वांट टू मेक इट ड्राई। सो होपफुली हम थोड़ा-सा इसको एक फन अंदाज में ट्रांसफार्मर को और उसकी नीड को समझते हैं। तो जनाब सबसे पहले हम ज़रा एनकोडर की, बिकॉज़ हमारा पूरा कॉन्टेक्स्ट वो भी मैं क्लियर कर दूँ। कॉन्टेक्स्ट रहेगा इनिशियली ट्रांसलेशन का, वी ट्रांसलेटिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, वी आर यूजिंग एन एनकोडर डिकोडर मॉडल। ये चीज़ अब हमारी इसी तरह से हमारे साथ चलेगी। तो अब एनकोडर से हमारी नई रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? अब हम एनकोडर से कह रहे हैं कि भाई एनकोडर, हमें तुमसे ये चाहिए कि तुमने हर वर्ड एम्बेडिंग को प्रोड्यूस करना है विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, लेकिन HT-1 को पास करना अलाउड नहीं है। तो वो जो हमारा HT-1 जाया करता था स्मूदी बनता हुआ, वो रास्ता ही हमने काट दिया। और अब मांग क्या रहे हैं हम कह रहे हैं हर वर्ड की आइडेंटिटी को इनकोड करना है किसी तरह। वर्ड है क्या, उसकी पोजीशन को इनकोड करना है कि वो पूरे उस ऑर्डर में है कहाँ। याद है ये HT-1 से काम होता था। एंड देन इसकी मोस्ट इफेक्टिव कॉन्टेक्स्ट को इनकोड करना है कि इसके लिए बाई डायरेक्शनल कॉन्टेक्स्ट कौन सा सबसे रेलिवेंट है। यानी कोई एक ख्वाहिश नहीं है, हम सारी दुनिया की ख्वाहिशात उठाकर कह रहे हैं कि भाई अब ये तुमने ही करना है सारा कुछ। और वो उसके बाद यहाँ बात ख़त्म हो जाती तो शायद आसान था। अब बात और आगे बढ़ेगी और हम इससे ये भी कह रहे हैं कि ये एफिशिएंटली भी करना है और इन पैरेलल करना है फॉर ईच वर्ड। सो गिवन के सोर्स सेंटेंस पूरा अवेलेबल है, अब इसकी प्रोसेसिंग सीक्वेंशियल अलाउड नहीं है, अब इसकी प्रोसेसिंग पैरेलल में होनी चाहिए। सो एक तो आप देख रहे होंगे कि शदीद परफॉर्मेंस गेन्स की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरा ऑब्वियसली वी आर टेकिंग ऑन अ बिग चैलेंज कि ये होगा कैसे। एंड देन डिकोडर से हम ये कह रहे हैं कि तुमने डिकोड करना है, लेकिन ना तो तुम्हारे पास वो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर सी उस तरह से आएगा जैसे पहले आता था, जो सोर्स को रखता था अपने पास, ना ही तुम्हारे पास HT-1 आएगी जो तुम्हें ये बताती थी कि तुम अब तक क्या जनरेट कर चुके हो। इन दोनों के बगैर कोई तरीका निकालो कि तुमने जनरेशन करनी है आउटपुट लैंग्वेज के अंदर, और डिकोडर ने ये काम करना है। सो ये हमारे अब मिशंस हैं, जस्ट लेइंग आउट व्हाट वी वांट टू डू इन दिस लेक्चर एंड व्हाट वी वांट टू डू विद द ट्रांसफॉर्मर। ओके, सो कुछ वाइल्ड थॉट्स से बात शुरू करते हैं। अगर हमें स्पीड अप चाहिए तो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को किसी तरह ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, और उसकी जगह पैरेललिज्म ले आते हैं। सो लेट्स गेट रिड ऑफ द लूप, लेट्स नॉट पास एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टाइम t टू t+1 ऑफ द RNN के अंदर से वो चीज़ ही ख़त्म कर दी। क्रेजी आइडिया है, लेकिन चलें देखते हैं इसको कैसे करना है। दूसरा, फिर हम कैसे अपना कॉन्टेक्स्ट प्रिजर्व करेंगे, कैसे हम ऑर्डरिंग की इंफॉर्मेशन रखेंगे, और कैसे हम अपनी वर्ड स्मूदी क्रिएट करेंगे जो हमारा अब तक का बेसिक तरीका था कोई भी काम करने का, ठीक है। इसके जवाब को अब हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसेंशली दो नए नाम आपके सामने लिखे हैं। सेल्फ अटेंशन, अटेंशन आप जानते हैं क्या होती है, बट सेल्फ अटेंशन एंड टाइम स्टैम्प्स।
इस बेसिक आइडिया को पहले एक बहुत हाई लेवल पर जाकर समझते हैं और फिर इसकी तरह थोड़ी डिटेल्स के अंदर जाते हैं। सो दिस इज योर प्लेन वनीला रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एनकोडर डिकोडर, जिसकी मदद से आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जा रहे थे। तो यहाँ पर शी गोज़ होम और वो घर जाती है में ये ट्रांसलेट हो रहा है। ठीक है जनाब, ये हमारे पास एक बहुत सिंपल सा वही मॉडल है जो हम अब तक देखते आए हैं, जिसके अंदर एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बनता है जो कि इस पोजीशन पे बनता है और ये पास ऑन होता है और फिर इसकी मदद से यहाँ पे हमने कोई इंप्रूवमेंट्स वगैरह कुछ नहीं लगाए हुए। दिस इज द प्लेन वनीला वर्जन ऑफ दिस एनकोडर डिकोडर यूजिंग आरएनएन्स। अब पहला काम हम ये करने लगे हैं कि इसके अंदर से ये सब खत्म कर दिया। जितना आपकी स्मूदीज पास ऑन हो रही थी फ्रॉम टाइम t टू t+1, ये वाली ये ख़त्म कर दी हमने। कॉन्टेक्स्ट वेक्टर को हमने ख़त्म कर दिया और यहाँ पर भी जो ये स्मूदीज पास ऑन हो रही थी इसको ख़त्म कर दिया। अब प्रॉब्लम ये आएगा कि अब वर्ड ऑर्डर कहाँ से आएगा, अब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, अब इन्फॉर्मेशन फ्लो जाएगा कैसे इनकोडर से डिकोडर की तरफ। सो अगर आपको याद हो क्रॉस अटेंशन जब हमने पढ़ी थी तो हमने कहा था डिस्पाइट द क्रॉस अटेंशन, अगर हम ये वाला काम कर दें कि हम HT-1 के कनेक्शंस ख़त्म कर दें तो फिर ऑर्डरिंग की इंफॉर्मेशन इनकोडर से डिकोडर को नहीं जा सकती, उसे फिर सेट मिल रहा है कि मेरे लिए कौन से वर्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं पिछले लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर एक बहुत सादा सा कॉन्सेप्ट है। हाउ अबाउट कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे वन हॉट वेक्टर्स जाते हैं और फिर इसकी एम्बेडिंग्स निकलती हैं, हम उन एम्बेडिंग्स में सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन को एम्बेड कर दें। यानी कोई किसी अंदाज से कोई नंबरिंग कर दें इसकी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कोई नंबरिंग की इंफॉर्मेशन डाल दें, कोई ऑर्डरिंग की इंफॉर्मेशन डाल दें, मसला ही खत्म हो जाए। तरतीब वहीं से आ जाए, एक अलग से सेपरेट तरतीब बीच में डाल दें। सो लेट्स एट अ हाई लेवल लेट्स ऐड दैट। ये हमने यहाँ पर एक नया फेज डाला। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये वन हॉट वेक्टर होगा, उसके बाद इसकी एम्बेडिंग आएगी जो मैंने शो नहीं की हुई यहाँ पे। दिस इज हाई लेवल डायग्राम। तो इसकी एम्बेडिंग आ रही है, शी की एम्बेडिंग, गोज की एम्बेडिंग, होम की एम्बेडिंग। उसके अंदर आप किसी तरह इनकोड कर रहे हैं कि ये फर्स्ट पोजीशन थी, ये सेकंड पोजीशन थी, ये थर्ड पोजीशन थी, या सिंपली ये पोजीशन इसके बाद थी, ये पोजीशन इसके बाद थी एंड सो ऑन। और यही काम आपने यहाँ पर भी कर दिया। तो आपने पोजिशनल इंफॉर्मेशन किसी तरह इनकोड कर दी। ये हमारा गोल 1 है। सो अगर पहला सवाल ये था ना कि मैं कौन हूँ, ये सवाल वर्ड पूछ रहा है मैं कौन हूँ, ये एम्बेडिंग से जवाब आ रहा है। उसके बाद दूसरा सवाल ये मैं कहाँ हूँ, ये पोजिशनैलिटी से इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, अब सवाल ये करना है मेरा सबसे रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट कौन है। अब ये सवाल बोथ एनकोडर भी करेगा और यही सवाल डिकोडर भी करेगा। अब इन दोनों सवालों के हमें जवाब चाहिए क्योंकि पहले तो स्मूदी पास ऑन होती थी HT-1 से, अब वो नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पे हम सेल्फ अटेंशन को ऐड करेंगे। सो इससे पहले कि मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, द बेसिक आइडिया वुड बी, अगर मैं इस वर्ड के लिए चाहता हूँ कि मेरा राइट कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं बिल्कुल पहले की तरह कोई डॉट प्रोडक्ट लूँ इसका और इसका, डॉट प्रोडक्ट लूँ इसका और इसका, और डॉट प्रोडक्ट लूँ इसका अपने साथ भी। ये तीनों डॉट प्रोडक्ट्स के बाद मुझे पता लग जाएगा कि इनमें से कौन कितना रेलेवेंट है। ज़ाहिर वो अपने आप से तो खूब रेलेवेंट होगा और बाकी भी कुछ ना कुछ रेलेवेंट, जो भी उसके रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट होगा वो निकलता जाएगा। सो वंस वी गेट द स्कोर्स, रिमेंबर द क्रॉस अटेंशन, वी गेट द स्कोर्स, वी कन्वर्ट द स्कोर्स इनटू अ नाइस सॉफ्ट मैक्स। वो 0 से 1 के बीच में हम उसको सॉफ्ट स्कोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। उसकी मदद से हम स्केल करेंगे इन वैल्यूज़ को जो कि एसेंशियली सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन अपने में रखती हैं। इनको स्केल करेंगे और स्केल करके एक नई स्मूदी बना देंगे जो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये इस वर्ड की, गोज़ की स्मूदी होगी जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी मैं कौन हूँ, मैं गोज़ हूँ, मेरी पोजीशन क्या है, मेरी पोजीशन 2 है, मेरा मोस्ट रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो सारे के सारे जो सेल्फ अटेंशन के साथ इंफॉर्मेशन आ रही होगी, ये जो वेटेड मीन बन रहा होगा, वेटेड सम बन रहा होगा, दिस विल बी द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग दिस वर्ड गोज़। I hope this is clear, and we're going to do the same thing for the decoder. उसमें भी बिल्कुल self attention होगी. So once the self attention, for example, इसके लिए ये और ये सारे connections इसको बताएंगे कि मेरा relevant context कौन सा है. Similarly it goes for this one, this one, this one. सबके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा. So once we do this, then the within encoder, within decoder things are taken care of. The next step is a cross encoder decoder. उसमें वही पुरानी cross attention जो हमने पहले use की थी वही आएगी. So let's first add the self attention. This is the self attention. ये मैंने बहुत ही neat बना दिया तो सारे loops नजर नहीं आ रहे. वरना हो ये रहा है कि for example there is a self loop and there is also a loop from here to here, from here to here. And similarly here there is a self loop and there is a loop from here to here and here to here, and the same goes for this first one. ठीक है, और यही काम हमने डिकोडर के साथ भी किया हुआ है. डिकोडर में बस सिर्फ फर्क इतना है कि क्योंकि डिकोडर
पैरेलल में काम नहीं कर सकता, डिकोडर ऑटो रिग्रेसिव है, वो वन आफ्टर द अदर जनरेट करता है। सो लिहाजा जो सेल्फ अटेंशन है वो वन डायरेक्शन के अंदर चल रही होती है, वो टू डायरेक्शंस के अंदर नहीं चल सकती। सो इधर से इधर की इंफॉर्मेशन नहीं आ पाती, इंफॉर्मेशन सिर्फ इस डायरेक्शन के अंदर मूव करती है या फिर सेल्फ की तरफ मूव करती है। सो अपना सेल्फ लूप होता है और अपने पिछले वालों की बेस के ऊपर आप बता रहे होते हैं कि मेरा सबसे रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, अगला कॉन्टेक्स्ट तो है ही नहीं किसी वर्ड का। सो यू जस्ट हैव द प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट। तो ये एक फ़र्क होता है, लेकिन ये सारी डिटेल्स ये भी आहिस्ता-आहिस्ता क्लियर होंगी। सो ये हो गया ज़ाती मामलात एनकोडर और डिकोडर के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रॉस। सो दिस इज़ द क्रॉस अटेंशन। सो दिस इज़ बेसिकली वो बिल्कुल पहले की तरह कि अब ये पूछ रहा है कि मेरा सबसे रेलेवेंट एनकोडर कॉन्टेक्स्ट कौन सा है। तो इसके बाद एनकोडर की सारी स्टेट्स आ रही हैं और वो सारी स्टेट्स में से फिर उसी तरह से ये स्मूदी क्रिएट कर रहा है। स्कोर्स, सॉफ्टमैक्स एंड देन फॉर्म द वेटेड सम एंड यू हैव द फाइनल आंसर। ये हो गया जनाब एक बहुत यानी 1000 मीटर्स के ऊपर जाकर हमने इसको भी देखा है। अब थोड़ा सा करीब उतरते हैं और अब स्टेप बाय स्टेप इसको बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनकोडिंग। सबसे पहले हम एनकोडर को स्टार्ट कर रहे हैं और वहां पर पोजिशनल एनकोडिंग्स, सेल्फ अटेंशन और जो एम्बेडिंग्स इटसेल्फ, इन तीन चीज़ों की हम बात करते हैं। ऑल राइट जनाब। सो बिल्कुल बेसिक से चीज़ को शुरू करते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है डू नॉट ईट। वो डू नॉट ईट आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ वन हॉट वेक्टर। सो ये डू का है, ये नॉट का है और ये ईट का है। ये तीनों के तीनों वर्ड्स इन पैरेलल जाते हैं एम्बेडिंग्स लुकअप करने के लिए। एम्बेडिंग्स लुकअप बिल्कुल उसी तरह से होगी जिस तरह से आपने पहले से सीखा हुआ है। सो देयर विल बी एन एम्बेडिंग मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे विकैबुलरी की एम्बेडिंग्स पड़ी हुई हैं, वो उस एम्बेडिंग से लुकअप कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, सो द एम्बेडिंग्स इन अ ट्रांसफॉर्मर सिंपली लर्न पैरामीटर्स जस्ट लाइक द वेट्स इन द अटेंशन लेयर्स और द फीड फॉरवर्ड लेयर्स। सो बेसिकली जो एम्बेडिंग्स हैं वो पहले से कुछ भी नहीं है, वो रैंडमली इनिशियलाइज्ड हैं। जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मर ट्रेन होगा ये एम्बेडिंग्स की लेयर भी ट्रेन होती चली जाएगी। तो शुरू में कोई एम्बेडिंग्स नहीं, शुरू में तो बस वो एक रैंडम स्ट्रिंग को लुकअप कर रहा है वहां से जो उस वोकैबुलरी आइटम के अक्रॉस रखी हुई है। ठीक है, so at the start of the training the embedding matrix is initialized randomly, typically with a small random values from a normal or uniform distribution. This matrix has a shape of this which we already know, एक vocabulary होती है और दूसरा जो dimensionality आपने embeddings को देनी होती है। हम यहाँ पे 3 dimensional embeddings अपनी एग्जाम्पल में लेकर चलेंगे, बहुत छोटी सी सादी सी एग्जाम्पल बनाएंगे। अगर आप जो इसके रिसर्च पेपर्स वगैरह देख रहे हैं जो शुरू के हैं तो उसमें 512 यूजुअली साइज यूज होता रहा है जो डी मॉडल के लिए है। So each token in the vocabulary gets its own vector dimension of d model into 1. ठीक है, देन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग जैसे जैसे बैक प्रॉप होती है वो वापस आके एम्बेडिंग्स की लेयर को भी अपडेट करेगी और इवेंचुअली मॉडल सीखता जाएगा कि कौन से वर्ड्स आपस में रिलेटेड हैं, कौन से वर्ड्स आपस में सिनोनिमस हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल जैसे हम पहले से जानते हैं ये सीख रहा होगा। सो इट्स ट्रेनिंग इट्स ओन एम्बेडिंग्स एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड द एम्बेडिंग्स दैट इट्स ट्रेनिंग बिलोंग्स टू द डायनेमिक एम्बेडिंग्स कैटेगरी जिसका हमने जिक्र किया था जब हम स्टैटिक एम्बेडिंग्स पढ़ रहे थे। ये खैर हम इसकी डिटेल में बाद में जाएंगे। एंड देन द लुकअप इटसेल्फ इज सिंपली अ मल्टीप्लिकेशन जो हमने पहले से सीखी हुई है। वन हॉट वेक्टर मल्टीप्लाई होता है उस पूरी वेट मैट्रिक्स से और वहां से एक ट्रे निकाल कर आपको दे देता है। वो आपको याद है लम्स की पीडीसी की ट्रेज की हमने बात की थी। मुझे कभी तस्वीर खींच के ना वो लगा भी देनी चाहिए किसी स्लाइड में ताकि इफ समवन इज लिसनिंग टू दिस एंड दे हैव नॉट बीन टू लम्स एंड हैव नॉट सीन दैट ह्यूज ट्रॉली ऑफ ट्रेज जिसके अंदर सारी ट्रेज स्टैक हुई भी होती हैं तो उनको भी समझ आ सके कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। बट यू आर एसेंशियली जस्ट लुकिंग अप वन वेक्टर आउट ऑफ दैट मैट्रिक्स जो वेक्टर आपकी विकैबुलरी आइटम की एम्बेडिंग्स को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, so the lookup layer like always does not have any non-linear activations like ReLU or anything else. So इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपल एक लेयर है जो कि लुकअप के लिए इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, यहाँ पर एक आगे का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा बयान कर देता हूँ। हम ये कह रहे हैं कि ये एम्बेडिंग्स की लेयर ट्रेन हो रही है एज पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर ट्रेनिंग। ठीक है, लेकिन ये एम्बेडिंग्स की लेयर दो जगह यूज होनी है अगर आप याद करें। एक एम्बेडिंग्स यूज होती हैं वन हॉट से एम्बेडिंग्स में जाने में और एक आउटपुट लेयर के अंदर जो आपके पास सॉफ्ट मैक्स आता है उस सॉफ्ट मैक्स को हार्ड मैक्स में ले जाकर वापस आपने उससे जाना होता है। यानी एम्बेडिंग्स को दोबारा से इस्तेमाल करना होता है in order to go to the hard max. So therefore going from embeddings back to hard max वहां पर करना है और यहाँ पर आपने जो है वो वन हॉट टू एम्बेडिंग्स जाना है। दोनों जगह पे आपकी एम्बेडिंग्स की वेट मैट्रिक्स यूज होती है। अब जो कॉमन तरीका हम जहन में पहला आता है वो तो ये कि ठीक है वहां पर भी एक बना दें मैट्रिक्स, एक यहाँ भी बना दें, दोनों ही सीख लेंगे। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा इनएफिशिएंट है, तो उसमें एक चीज यूज होती है
जिसको हम कहते हैं weight tying. So weight tying is a common trick where the input embedding matrix is shared with the output projection layer. So the one that maps back from to the vocabulary logits here to the one hot vectors. So उस जगह के ऊपर जो मैट्रिक्स यूज होनी है वेट मैट्रिक्स वो और ये शेयर हो जाती हैं. तो इससे फायदा क्या होता है, पैरामीटर काउंट आपका रिड्यूस हो गया, बेसिकली हाफ ही रह गया ना. अब आपने एक मैट्रिक्स ट्रेन करनी है रादर देन दो एम्बेडिंग मैट्रिक्स ट्रेन करने के. एंड इट ऑफन इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस सिंस इट इन्फोर्सेस अ कंसिस्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोकन्स एट बोथ एंड्स ऑफ द मॉडल. तो ये वेट टाइम की टर्म आप सुनेंगे, इसका मतलब सिंपली ये है कि जो आपकी एम्बेडिंग की जो वेट मैट्रिक्स है वो शेयर हो रही है आपकी प्रोजेक्शन लेयर में जो फाइनल आउटपुट लेयर है और इनपुट लेयर में जहां पर आप वन हॉट वेक्टर से एम्बेडिंग्स में जा रहे हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर एंड आई होप दिस इज सिंपल. अब चलते हैं अगले मेजर क्वेश्चन की तरफ. जो हमने कहा था ना कि हमने अपने सारे वर्ड्स को कोई ऑर्डरिंग की इंफॉर्मेशन देनी है, तो लेट्स ऐड दैट ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन. यहाँ पर ना मैं आपके साथ पहले एक सिंपल सी मिसाल डिस्कस करता हूँ. ये मिसाल समझ में आ गई तो अगली चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी. सो लेट्स कम अप विद अ वेरी सिंपल एनालॉजी. फर्ज करें कि आप एक बैंक में गए हैं और बैंक में जाकर आपने कोई सर्विस है जो आपको चाहिए, आपने कोई चेक कैश करवाना है या पैसे जमा करवानी है, जो कुछ भी है, और वहां पर जाकर अब आपने अपनी बारी का इंतजार करना है. एक तरीका तो हो सकता है आपको लाइन में लगा दिया जाए, दैट्स वन पॉसिबिलिटी, बट दैट्स ऑब्वियसली पेनफुल फॉर एवरीवन, लाइन में खड़े रहना, क्यू में लगे रहना. दूसरा तरीका ये है कि आपको कोई टिकट दे दिया जाए, कोई नंबर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए जब आपकी बारी आएगी तो आपने आ जाना है. सो नाउ वी नीड टू कम अप विद अ वे ऑफ प्रिंटिंग अ नंबर ऑन द टिकट. क्योंकि हम जाहिर है टिकट के ऊपर कोई इन्फिनिट साइज का नंबर, इन्फिनिट डिजिट्स का नंबर तो ला नहीं सकते, तो वो नंबर कभी ना कभी रिपीट होने लगेगा. सो वी नीड टू कम अप विद अ वे सो दैट फेयरनेस गारंटीड रहे. सो लेट्स जस्ट ट्राई टू लर्न from that method and let's try to come up with a very simple mechanism of coming up with a way of dealing with this bank queuing problem where we are assigning tickets to people. Okay, हम एज्यूम करते हैं कि हमारे टिकट के ऊपर जो हर शख्स को हम दे रहे हैं उस पर टाइम लिखा हुआ है. अच्छा, अब टाइम कितना लिखा हुआ है, तो हम पहले एज्यूम करते हैं कि सिर्फ जो इस वक्त मेरी घड़ी पे जो सेकंड की सुई जहां गई हुई है ना, बस वो प्रिंट कर दें. सो मैं बैंक में दाखिल हुआ, मैंने वो टिकट का बटन दबाया, इस वक्त की जो सेकंड वाला नंबर है विच इज लाइक बिटवीन 0 एंड 60, 0 एंड 59, वो नंबर खाली प्रिंट होकर टिकट पे मुझे मिल गया. अब जरा आंखें बंद करके सोचें, इस मेथड में अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं. अच्छाइयाँ तो शायद बहुत ज़्यादा ना नज़र आएँ, एक्सेप्ट फॉर कि थोड़ी बहुत ऑर्डरिंग कर देगा. बुराई एक बहुत बड़ी नज़र आएगी. वो बुराई पिन पॉइंट करें, वो क्या है. फ़र्ज़ करें आप जिस भी टाइम पे पहुँचे थे उस पर सेकंड हो रहे थे मिसाल के तौर पर 30. थोड़ी देर के बाद एक और साहब आए और अब जो भी मिनट चल रहा था वो फ़र्ज़ करें आपके आधे घंटे बाद आए, लेकिन उस वक़्त सेकंड वाली सुई बजा रही थी 10. उनकी बारी आपसे पहले आनी चाहिए, which is wrong. So therefore second is not enough. So we need to go beyond second. अच्छा, फिर क्या करें? ऐसा करते हैं मिनट भी इसमें डाल देते हैं, क्योंकि हम लेस देन अ मिनट अपार्ट से नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे तो मिनट भी डाल देते हैं. सो अब हमने जब मिनट ऐड कर दिया तो इसका मतलब है कि अब वी आर सेफ फॉर एन आवर. उस घंटे में जितने लोग आएंगे वो सारे के सारों की ऑर्डरिंग मेंटेन हो जाएगी, लेकिन जैसे ही घंटा फ्लिप होगा तो फिर वही मसला आना शुरू हो जाएगा, वही सेम इशू आना शुरू हो जाएगा कि अब क्या करें. अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं थोड़ी देर के लिए इस बैंक को ज़रा बड़ा ही 24 घंटे चलने वाला 24/7 बैंक बना रहा हूँ ताकि हम इस प्रॉब्लम को ज़रा और अच्छे अंदाज में समझ सकें. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अभी उसी दिन के अंदर कोई साहब आए हैं 9 बजे से 10 बजे के बीच में, और उनकी मिनट और सेकंड की इन्फॉर्मेशन थी. फॉर एग्जांपल को पौने 10 बजे वो आए थे. ठीक है, सो 9:45 पे आए थे और सम सेकंड्स. एंड नाउ देयर इज अनदर पर्सन जो कि 10 से 11 बजे के बीच में आया है और 10:15 पे आया है, लेट्स से. सो अब क्योंकि अगर मैं खाली आवर सो मिनट इन्फॉर्मेशन और सेकंड इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, आवर इन्फॉर्मेशन नहीं लिख रहा, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो बाद में आने वाला शख्स है ये विन कर जाएगा बिकॉज उसका मिनट और सेकंड छोटे थे. So therefore I need to add hours. If I add hours then I'm pretty much good for the banking example because बैंक अगर खाली दिन में काम कर रहा है तो फिर तो मसला नहीं है, सुबह 9 से 5 तक चल रहा है तो then I'm probably okay with that. However, अब हमें मसला ये आना शुरू हो जाएगा कि अगर हम मिसाल के तौर पर ये भी डिफ्रेंशिएट करना चाहें कि कौन शख्स आज आया था. फॉर एग्जांपल वी असाइन द टिकट एंड द टिकट रिमेन्स विद द पर्सन. कौन आज आया था, कौन कल आया था, तो हमें फिर इससे आगे इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी. मे बी डेज डालने पड़ेंगे या मंथ्स डालने पड़ेंगे या ईयर्स डालने पड़ेंगे या डेकेड्स डालने पड़ेंगे या सेंचुरीज डालनी पड़ेंगी या मिलीनिया डालनी पड़ेंगी. पता नहीं कितना ये स्लो बैंक है कि मुझे ये सारा कुछ करना पड़ रहा है कि तुम कौन से मिलीनिया में आए थे अपना चेक कैश करवाने के लिए. बट या बट एनी हाउ यू गेट द आइडिया. सो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप गौर करें तो हैं क्या, आपके सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ये हैं क्या? ये सारे के सारे रोटेटिंग सर्कल्स हैं. These are essentially these are values that repeat after a certain unique number.
किसी एक नंबर के बाद कोई 60 के बाद 59 के बाद 60 पे रिपीट कर रहा है, कोई 7 पे रिपीट कर रहा है, कोई 30 पे रिपीट कर रहा है, कोई 365 पे रिपीट कर रहा है। हर चीज़ रिपीट हो रही है। सो दीज़ आर लाइक रोटेटिंग सर्कल्स, रिपीटिंग वैल्यूज़, ठीक है? एक ख़ास रेंज तक मिलती है और फिर उससे स्लोअर सर्कल आ जाता है। सो essentially, these are rotating circles with decreasing frequencies. Minutes change less frequently than seconds, hours change less frequently than minutes, and so on and so forth. So you get the idea. हम इसी बेसिक मोटिवेशन को अब आगे यूज़ करेंगे कि अगर मैं इसी तरह के कोई टिकट्स अपने एम्बेडिंग्स के साथ जोड़ना चाह रहा हूँ ताकि मैं पोजिशनिंग की इंफॉर्मेशन रख सकूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सो लेट्स ट्राई वर्किंग विद समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पर ना अभी से मैंने आपको जाकर पोजिशनल एनकोडिंग्स कई तरह की पढ़ानी है, लेकिन अभी मैं सिर्फ उन पोजिशनल एनकोडिंग्स की बात कर रहा हूँ जो सबसे बेसिक हैं, जो कि साइनसॉइडल पोजिशनल एनकोडिंग्स हैं। मोटिवेशन वही है जो मैंने आपके सामने रखी। हम इसेंशियली एक साइन और एक कोसाइन पकड़ेंगे और उसकी डिफरेंट वेव्स बना लेंगे। कुछ हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स लाइक आर सेकंड्स, कुछ स्लोअर वेव्स लाइक आर मिनट्स, कुछ इवन स्लोअर वेव्स लाइक आर आवर्स, कुछ इवन स्लोअर वेव्स लाइक आर डेज, और उन सबको मिलाकर बिल्कुल जैसे हम डे, आवर, मिनट, सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड लिख रहे होते हैं, उसी तरह से हम वो इन्फॉर्मेशन उन साइनोसॉइड से निकाल कर लिखना शुरू कर देंगे। सो नाउ यू हैव द इंट्यूशन, now let's see how to basically make it practical. Okay, so we use alternating sines and cosines with decreasing frequencies. So हमने यहाँ पर हम वहाँ तक पहुँचे थे जहाँ embeddings हम निकाल चुके थे और हमने कहा था 3 dimensional embeddings हम निकाल रहे हैं। ये हमारी एक चॉइस थी, d is equal to 3। अब हम उसमें पोजिशनल इन्फॉर्मेशन डालने लगे हैं ताकि ये पता लग सके कि कौन सी चीज़ें एक दूसरे के करीब हैं, कौन सी चीज़ें एक दूसरे के दूर हैं, कौन सी पहले आई, कौन सी बाद में आई। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने डालनी है। सो लेट्स टेक सम साइंस एंड कोसाइन। सो बेसिकली ये एक ही फ्रीक्वेंसी की ये साइन है और ये कोसाइन है, फिर उसके बाद इससे स्लोअर फ्रीक्वेंसी की ये साइन है, ये कोसाइन है। हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, इसको सैंपल कर लेते हैं। तो बेसिकली लेट्स सैंपल दीज पॉइंट्स जहां से शुरू हो रही हैं और सैंपल करके इस वैल्यू, अब हमें कितनी साइंस और कोसाइंस चाहिए, जितनी भी आपने डिमेंशनैलिटी यहाँ पे तय की हुई है, क्योंकि उतनी वैल्यूज आपने रखनी है। सो लेट्स जस्ट सैंपल दिस एंड पुट दीज वैल्यूज हियर। सो हमने फास्टेस्ट, स्लोअर, स्लोअर, सो बेसिकली दिस इज लाइक योर सेकेंड्स, योर मिनट्स, योर आवर्स, ये आपने इसमें लिख दी। अब अगले के लिए क्या करें, अगले के लिए थोड़ा सा आगे इन वेव्स को सैंपल कर लें। हमें मालूम है कि ये सारी की सारी चीज़ें ये रोटेटिंग सर्कल्स हैं। द एनालॉजी दैट वी प्रेजेंटेड विद द सेकंड्स, मिनट्स एंड आवर्स, इट्स एग्जैक्टली ट्रू। सो नाउ लेट्स सैंपल इट अ लिटिल बिट अहेड। थोड़ा सा आगे जाके इसे सैंपल करते हैं और वहां से अगले वाले की एम्बेडिंग्स रख देते हैं। थोड़ा सा और आगे सैंपल करते हैं और उससे अगले वाले की एम्बेडिंग्स रख देते हैं। ये हमने alternating sines and cosines, which is one possibility, we're going to look at many other possibilities, उससे हमने इसको encode कर दिया। अब यहाँ से आगे मैं थोड़ी सी डीपर डाइव कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी पोजिशनल encodings को, जब मैं आपको इंट्यूशन पूरी दे चुका हूँ तो अगले लेक्चर से ऑनवर्ड्स मैं पोजिशनल पे फिर वापस आऊँगा, लेकिन खैर मैं थोड़ी सी इसकी डीपर डाइव आपको देना चाहता हूँ ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, सो सेल्फ अटेंशन जो नेटिवली परम्यूटेशन इनवेरिएंट है, जाहिर उसे तो नहीं पता ऑर्डरिंग क्या है, तो लिहाजा ऑर्डरिंग की इन्फॉर्मेशन बाहर से आने की जरूरत है। सो टू इनकॉर्पोरेट ऑर्डर इन्फॉर्मेशन इनटू दिस ऑपरेशन वी नीड टू एक्सप्लिसिटली ऐड पोजिशनल एनकोडिंग्स। व्हाइल देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ दीज एनकोडिंग्स, द 2017 पेपर जो अटेंशन इज ऑल यू नीड है, वो साइनसॉइडल पोजिशनल एनकोडिंग्स यूज करता है, जो कि कंटिन्यूअस यूनिक रिप्रेजेंटेशंस हैं फॉर ईच पोजिशन। Essentially वो इस फॉर्मूला से आ रही है। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो द पोजिशनल एनकोडिंग फॉर द पोजिशन पॉस, सो पोजिशन 0 1 2 3 4 5 पॉस एंड 2i, और ये i हम अभी देखते हैं कि क्या चीज़ है। और यहाँ पे साइन के अंदर ऊपर आपने पॉस रखा है और नीचे ये बड़ा सा नंबर 10,000 रेज़ टू द पावर ऑफ 2i ओवर d मॉडल कर दिया। इसेंशली अगर आप गौर करें, ये वाली चीज़ इस ब्रैकेट के अंदर आने वाले मामले को छोटा कर रही है। इट्स जस्ट रिड्यूसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट। और वो मैग्नीट्यूड रिडक्शन इसेंशली ये टाइम पीरियड का काम करती है और हमारी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर देती है। जैसे जैसे हमारी आई की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे, और आई बेसिकली जा रहा है आपकी डिमेंशंस के ऊपर, सो जितनी आपने डिमेंशनैलिटी तय की हुई है, जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, हम ये देखेंगे कि हमारी स्लोअर साइंस एंड स्लोअर कोसाइंस जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो अब मैं इसको फॉर्मली भी पढ़ देता हूँ। पॉस इज द टोकन्स पोजिशन इन द सीक्वेंस एंड डी मॉडल इज द डिमेंशनैलिटी ऑफ द एम्बेडिंग वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल 512, द इंडेक्स आई इटरेट्स ओवर द एम्बेडिंग डिमेंशंस। सो 2i and 2i plus 1 pick out these two dimensions और वो उसके लिए embeddings को represent कर देती हैं। इसको थोड़ा सा मैं और इसकी डिटेल में जाता हूँ। So your PE, ये मैंने फॉर्मूला दोबारा यहाँ पे लिख दिया है। The formula assigns each token a unique d-dimensional fingerprint by sampling pairs of sine cosine waves at exponentially decreasing frequencies. So low index dimensions oscillate rapidly
जो आपने शुरू में इनकोड की हैं, जो शुरू वाली हैं वो तेजी से ऑसिलेट करती हैं, कैप्चरिंग द फाइन ग्रेन्ड लोकल पोजिशनल डिफरेंसेस, व्हाइल हाई इंडेक्स डिमेंशंस ऑसिलेट स्लोली कैप्चरिंग लॉन्ग रेंज पोजिशनल डिफरेंसेस। यानी कि वो मिसाल के तौर पर जो घंटे या दिन या हफ्ते या मंथ्स हैं, वो लॉन्गर रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें एक ही महीने में हुई थी, ये दोनों चीज़ें एक ही साल में हुई थी, तो अब ये दूर दूर की चीज़ों को कैप्चर कर रही हैं। वेयर एज द सेकेंड्स आर कैप्चरिंग द राइट नेक्स्ट, ये मेरा अगला वर्ड कौन सा है, पिछला वर्ड कौन सा है, उसको इंट्यूशन को ज़हन में रखेंगे तो समझ आता जाएगा। सो द डिनोमिनेटर controls the wavelength of each sinusoid. As I increases, moving to higher embedding dimensions, the denominator grows exponentially, which divides pos by a larger and larger number. This makes the argument to sine cosine uh, move slowly, producing lower frequency waves. तो जैसे जैसे मेरा I बड़ा होता चला जाएगा, मेरी frequency कम होती जाएगी। इसकी कुछ examples देख लेते हैं। I 0 है तो डिनोमिनेटर 10,000 रेज़ टू पावर 0 और 1 होगा, ठीक है। I अगर d ओवर 2 हो जाए, जो हम आगे जाकर देखेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि d 512 है और हर I पे आप दो एनकोडिंग्स बना रहे हैं, एक साइन से एक कोसाइन से। सो एक आप 2i से बना रहे हैं और एक 2i+1 की बना रहे हैं, तो लिहाजा आपको सिर्फ हाफ आइज चाहिए। तो इतनी आखिरी वैल्यू के ऊपर जाते जाते द डिनोमिनेटर इज 10,000 रेज़ टू पावर 1 विच इज 10,000। सो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका साइकिल कितना ज़्यादा स्लो हो गया है। सो फॉर दैट लेट मी मेक इट मोर कंक्रीट बाय गिविंग यू एन एक्चुअल एग्जांपल। सो लेट्स लुक एट दिस। एज्यूमिंग डी मॉडल इज 512 एंड द डिनोमिनेटर को मैं लैम्डा कह देता हूँ, ये वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर देखूँ i इज इक्वल टू 0 के लिए डिनोमिनेटर 1 है, i इज इक्वल टू 1 के लिए ये इतना है, i इज इक्वल टू 2 के लिए इतना है, i इज इक्वल टू 3 के लिए ये इतना है, ठीक है। और i इज इक्वल टू 255 के लिए ये इतना है। What you see here are the waves। तो अब आप यहाँ पर अगर देखें तो हम वो सारी शुरू की वेव्स देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फ्रीक्वेंसीज कम होना शुरू हो जाती हैं इन वेव्स की। यहाँ तक कि जो ये आपको लाइन नजर आ रही है ना, ये इतनी स्लो वेव है कि इसका सिर्फ अभी पहला हिस्सा कैप्चर होना शुरू हुआ है, तो बहुत आगे जाकर कहीं ये नीचे उतरेगी और फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। सो i is equal to 0, the denominator is 1, so the sinusoid completes a full cycle every 6 positions. That is, adjacent tokens look very different. This captures fine-grained who is right next to me information. At I is equal to 3, the denominator is only grown to 1.11. So that is, the early dimensions are all fast and quite similar to each other. The exponential growth starts slow. But by I is equal to 127, halfway हो चुका है हमारा 512 के लिए. So the denominator, यानी 512 के लिए आपने 256 तक जाना था, उसका halfway हो चुका है. The denominator is 100 and the wave barely completes one cycle over 600 positions. ठीक है. And then finally by 255, the last pair, the denominator reaches the full 10,000, needing 63,000 positions for one cycle. So इससे अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि this is exactly what we were doing with the seconds and the minutes and the hours. और ये बाकी सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया कि ये पोजिशनल इन्फॉर्मेशन एनकोड हो किस तरह से रही है। यू एसेंशियली जस्ट नीडेड डिफरेंशियल फ्रीक्वेंसी वाले, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले, स्लोइंग डाउन फ्रीक्वेंसी वाले सर्कल्स आपको चाहिए थे। मैं सर्कल बाय द वे बार बार क्यों कह रहा हूँ, फॉर दोज ऑफ यू जो पहले कभी इसके साथ नहीं डील कर चुके, होपफुली सब कर चुके होंगे, लेकिन जब आपके पास एक बॉडी सर्कुलर मोशन फॉलो कर रही है तो उसकी प्रोजेक्शंस हैं आपके साइन एंड कोसाइन। सो वर्टिकल प्रोजेक्शन इज द साइन एंड द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन इज द कोसाइन। सो इस वजह से मैं बार बार इसको रोटेटिंग सर्कल कह रहा हूँ, विच इज एसेंशियली व्हाट इट इज। अच्छा, इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन आप अक्सर देखेंगे, मैं वो भी आपको क्विकली एक दफ़ा दिखा दूं। ये रिप्रेजेंटेशन आपको अक्सर देखने को मिलेगी जहां पर आपके पास डी यानी जो डिमेंशंस है आपकी एम्बेडिंग्स की, वो यहाँ पड़ी हुई है। सो इसेंशियली आपकी एम्बेडिंग्स ना यूं पड़ी हुई है जिसमें पोजिशन इन्फॉर्मेशन डली है, और दिस इज द पॉस, दिस इज द पोजिशनल इन्फॉर्मेशन। सो अब हम जरा इसको क्विकली देख लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। दिस इज द पोजिशन इनकोडिंग मैट्रिक्स visualized as a heat map where each row is a token position. So for example, this is the first token, the और ये अगला जो है वो उसके बाद सेकंड टोकन आएगा, बॉय सेड टू द कैट एंड सो ऑन। सो इस तरह से आपके सारे टोकन्स पड़े हुए हैं। एंड ईच कॉलम इज एन एम्बेडिंग डिमेंशन डी, जो कि जहाँ ब्राइटनेस रिप्रेजेंट कर रही है साइन या कॉस की वैल्यू को। तो अब अगर हम देखें ऑन द फार लेफ्ट, अगर आप इस साइड के ऊपर थोड़ा सा आकर देखें तो आपको बहुत रैपिडली चेकर बोर्ड टाइप का पैटर्न नजर आ रहा है। दीज आर द हाई फ्रीक्वेंसी साइनोसॉइड्स जो कि तेजी से ऑसिलेट कर रही हैं। जबकि आहिस्ता आहिस्ता अगर आप राइट की तरफ मूव करते जाएं तो ये स्लो होते 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 यहाँ पर आकर तो लगता है कि बिल्कुल ही ये प्लेन हो गया है आफ्टर लाइक 30s में जाने के बाद। और उसकी वजह यह है कि अब वेव्स इतनी स्लो हो गई हैं कि वो खाली
इतनी जगह के अंदर वो कैप्चर हो ही नहीं रही। सो यहाँ से आगे 60 से आगे मुझे नज़र आ रहा है कि कोई भी मुझे वेरिएशन नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि वो खाली इतनी पोजीशंस के अंदर वो वेव पूरी हो ही नहीं रही, तो हमें क्या वेरिएशन नज़र आएगी। दैट्स व्हाई वी आर नॉट सीइंग एनी वेरिएशंस देयर, दोज आर लाइक वेरी स्लो मूविंग वेव्स, वी डोंट सी देम मूविंग देयर। ठीक है। So by the far right, so dimensions 80 plus, the pattern looks near uniform. Vertical bars वही जो मैंने अभी कहा कि वो 32 positions के अंदर वैसे ही नज़र नहीं आ रही हमें. So the key insight here is that every row position has a unique horizontal fingerprint across all dimensions. ये आपके पास इन सारे के सारे components से position encode हो गई. Alright, let's take a deep breath and let's try to understand where we are. सबसे पहला काम आपने ये किया कि आपने एम्बेडिंग लुकअप की, जिसने आंसर किया मैं कौन हूँ। उस वर्ड ने आंसर किया मैं कौन हूँ। ये उसकी आइडेंटिटी है जो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हो रही है। दूसरी, नॉन ट्रेनेबल इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर पोजीशन की उसमें डाल दी। बाय द वे ये इंपॉर्टेंट है कि जो अभी मैंने आपको पोजीशन एनकोडिंग्स दिखाई हैं ये ट्रेनेबल नहीं है, इसमें कोई ट्रेनेबल पैरामीटर्स नहीं है। हम आगे जाकर जब इसकी डीप डाइव करेंगे तो देखेंगे कि सिंस देन बहुत सी ऐसी इनकोडिंग्स आ चुकी हैं जो कि ट्रेनेबल हैं, वो भी ट्रेन हो रही होती हैं। सो द पोजीशन शुड बी ट्रेन्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सीक्वेंस। कहीं पोजीशन की इतनी फाइन ग्रेन्ड जरूरत नहीं है, कहीं है। कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पोजीशंस याद रखने की जरूरत नहीं है, कहीं है। तो ये चीज़ मॉडल सीख सकता है कस्टमाइज टू द डेटा इटसेल्फ। ठीक है, ये हम आगे जाकर देखेंगे। तो अब तक ये दो चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़, अब हमने वो सेल्फ अटेंशन वाली बात लानी है, अब उसमें थोड़ा सा डाइव करते हैं। सो टेक अ सेंटेंस फॉर एग्जांपल, द चिकन डिडंट क्रॉस द स्ट्रीट बिकॉज इट वाज टू टायर्ड। ठीक है, अब ये इट का क्या मतलब है? कौन टायर्ड था? द चिकन डिडंट क्रॉस द स्ट्रीट बिकॉज इट was too tired. Who was tired? The chicken or the street? So, by the way, just as a side point, I hate tired streets. So, chicken tired यहाँ पे है, लेकिन ये मॉडल को कैसे पता लगे? So, ये कॉन्टेक्स्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, अब ये इनकोड करनी है और मॉडल ने किसी तरह सीखना है कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट कौन सा है। ठीक है, तो अब वो इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट कैसे डालें? So, associating an individual word with others is something very natural for humans but difficult for machines. Self-attention is the mechanism with which transformers can look at other positions in the input sequence for clues that can help lead to a better encoding for a specific word. ठीक है, ये I hope आपको समझ में आ रहा है. So RNNs use their hidden state to incorporate representation of previous words into the one it is currently processing. So this is self attention what transformers use. So वही जो हम बात करके आए हैं कि सारे words के साथ हम इसका एक वेटेड एवरेज क्रिएट करेंगे और देखेंगे मेरा सबसे रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट कौन सा है. सो लेट्स बिल्ड दैट. So for all of the words in parallel, for example मेरे पास ये सेंटेंस है, the pizza came out of the room and smelled good. यहाँ हम the की अभी context information encode कर रहे हैं. So essentially we take this information from the itself and from every other word. We find the dot products, we find the similarities, and based on those similarities we find the scores. From scores we go to softmax, and from softmax हम इन सब के जो vectors हैं वो ऐड करके we create the smoothie. ठीक है, to form the embedding for the, find out the dot product between the and every other word including itself. Softmax to find the scaled proportional similarity and multiply each word's vector with its proportion to get the scaled vectors जो कि हम जिसमें इंटरेस्टेड है. add these together to form the identity of the. So ये हमारा पूरे का पूरा मुकम्मल हो गया. So now for all the words in parallel, suppose यहाँ पे हमने पिज्जा किया, फिर came किया, फिर out किया, फिर off किया, फिर the किया, फिर room किया, फिर room किया, फिर smelled किया और उसके बाद good किया. यहाँ कहीं कहीं हो सकता है मेरी आवाज़ कटी हो, ये जब पावर पॉइंट के अंदर आप रिकॉर्ड करते हैं, यू डू अ स्लाइड ट्रांजिशन तो ऑडियो ब्रेक्स, तो अपॉलजीज फॉर दैट. बट मैंने कोई काम की बात नहीं की, मैंने सिर्फ यही कहा है कि एक के बाद एक वर्ड सारे के सारे इनकोड हो गए. नाउ लेट्स गो इनटू द डायग्राम ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एंड सी दैट हैपनिंग in action. ऑल राइट जी. सो अब ये डायग्राम हमारे सामने आ गई जो अब हमारे साथ साथ रहेगी. इस डायग्राम को अब हम देखते हैं और इसकी बेस के ऊपर हम बिल्ड करते हैं जो चीज़ हम कह रहे थे. सो हमारे पास अब तक क्या कुछ आ चुका है. दीज आर द वन हॉट वेक्टर्स जिसकी मदद से हमने एम्बेडिंग्स लुकअप की. यहाँ पे मैंने बाय द वे वो एम्बेडिंग लुकअप की जगह E.X लिखा हुआ है. E इज द एम्बेडिंग मैट्रिक्स एंड X इज जो द वन हॉट वेक्टर. ठीक है, ये निकालने के बाद आपने पोजिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड की. यहाँ तक अब इन्फॉर्मेशन क्या आ चुकी है कि वन हॉट वेक्टर क्या था, उससे एम्बेडिंग निकली, एम्बेडिंग में पोजीशन आ गई कि मैं कहाँ हूँ. नाउ दिस इज रेडी. बेसिकली यही पोजीशन ऐड करने के बाद मैंने ये तीनों अलग अलग करके लिख दिए ताकि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए इसके ऊपर अगले ऑपरेशंस करना. सो बेसिकली ये एनकोडर की हिडन स्टेट का 0th, 1st and 2nd पोजीशन है. सो दिस लाइक 0 0 0 1 0 2 एंड देन वी हैव द 1 0 1 1 1 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, अब
इन वैल्यूज़ के अंदर अब हमने वो मैचिंग शुरू करनी है। अब थोड़ा-सा तवज्जो मेरे साथ दीजिएगा, आपको याद होगा कि हमने एक गुफ्तगू की थी, जिस वक़्त हम देख रहे थे कि अटेंशन, वी लुक्ड एट द Bahdanur attention and the Luong attention and we saw that the dot product attention was the least expressive of them all. सो हमारे पास बाकियों के अंदर ट्रेनेबल मेट्रिसेस थी जो कि ट्रेन हो सकती थी बेहतर अटेंशन करने में, और हमने ये देखा था कि उसके और भी फ़ायदे थे, उनकी डिमेंशंस मैच करना और चीज़ें करना। हमने कहा था ट्रांसफॉर्मर डॉट प्रोडक्ट अटेंशन यूज़ करता है लेकिन वो एक्सप्रेसिवनेस कहीं और से लाता है। अब वो वक्त आ गया है उस एक्सप्रेसिवनेस को लाने का। सो लेट मी फर्स्ट गिव यू द इंट्यूशन and then we'll see how it's actually done. So for example, this whole vector is saying कि आई एम लुकिंग फॉर अ मैच, यानी मेरा मेरा डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, किसी से पता लगे मुझसे सबसे ज़्यादा कंपैटिबल कौन है, सबसे ज़्यादा मुझसे रिलेटेड कौन है, ठीक है। और दिस इज सेइंग, सो दैट्स व्हाट यू वेयरिंग। सो व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ मैच, you should have the ability to dress differently. You should have the ability to learn that when you look for a match, what's the best way to project yourself, best way to make a key out of a query out of you, something which is querying, something which is looking for a match. Okay, so that's iske natije mein we come up with a way. Okay, then what can we do? ये तो बहुत उसको हमने self conscious कर दिया कि it's looking terrible. So हम ये कह रहे हैं कि I wonder if we could learn what to wear at this point. So let's make this query aspect लर्नेबल, यानी हम ये तो कर सकते थे, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते थे, कि यहीं पे हम सेल्फ अटेंशन निकालना शुरू कर देते, बिल्कुल कर सकते थे, ये था प्लेन ओल्ड लेकिन हम इसको अब ट्रेनेबल बना रहे हैं। सो हम कह रहे हैं नहीं नहीं, जो चीज़ ढूंढ रही है मैच, उसके साथ एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये भी सीखा जा सके कि व्हाट्स द बेस्ट form of the query, and that could be learned from the data itself. So let's do that. And it has created, basically just by multiplying with another weight matrix, it has created this query matrix. So this is now a trainable parameter. You can train this query matrix, जो कि इसी की एक नई शक्ल बन गई है। This is just a new representation. ठीक है? So yeah, how do I look? And it's saying, but I'm also waiting for I'm waiting for someone to discover me, and this is also waiting for someone to discover me, and because there is self attention, this is also waiting for someone to discover it. So therefore we now need to figure out, एक तो वो है ना जो ढूंढ रहा है कि मैंने मैच करना है, this is like the query that you give in a Google search, but then वो चीज़ भी तो है जिससे वो जाकर मैच होनी है, जिसको हम की कहते हैं। सो द क्वेरी गेट्स मैच्ड विद द की। अब वो की के लिए भी क्यों हम ऐसा ही रख दें, वरना ये भी हो सकता था कि ये क्वेरी डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट करती इसके साथ और इसके साथ, और ये आपकी सेल्फ अटेंशन हो जाती, दैट वुड हैव बीन ओके। But the thing is that why stop here? Why not make that trainable as well? So like we can all like we can start by making them all looking better for this match. So for that, we add another trainable matrix, the key matrix. This is just like defining a search query on Google. So we define the key matrix, और यही तीनों पैरामीटर्स, यही पैरामीटर्स जो कि यहाँ क्वेरी बनकर आए थे, अब हम इन्हीं को की के अंदर भी कन्वर्ट कर देते हैं. सो जस्ट रिमेंबरिंग दैट द क्वेरी वेट मैट्रिक्स एंड द की वेट मैट्रिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो ये दोनों सेपरेटली ट्रेन हो रही होंगी इस प्रोसेस के अंदर. सो द क्वेरी विल बी लर्निंग ओवर द टाइम कि बेस्ट वे टू क्वेरी क्या है. की विल बी लर्निंग ओवर टाइम कि बेस्ट वे टू मैच दैट क्वेरी क्या है. ठीक है, दो मसले अब क्लियर हो गए, लेकिन अभी एक मसला और रहता है. रिमेंबर होता क्या है आपके अटेंशन के अंदर, पहले डॉट प्रोडक्ट्स होते हैं, स्कोर्स आते हैं, स्कोर्स आने के बाद आप उसके स्मूथ वर्जन बनाते हैं सॉफ्ट मैक्स करके. फिर क्या होता है, फिर वो स्मूथ वर्जन मल्टीप्लाई होते हैं उस एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट वेक्टर्स के साथ, और फिर वो आपस में वेटेड सम करते हैं. कौन कॉन्टेक्स्ट वेक्टर? आपने क्वेरीज और कीज तो बना ली हैं, लेकिन वो वेट्स मल्टीप्लाई अब किस चीज के साथ होंगे जिससे एक्चुअल स्मूदी बनेगी. यहां से देयर इट ब्रिंग्स इन अ थर्ड थिंग. So this is saying I'm not even sure who I am anymore, because मेरी अब दो शक्लें आ गई हैं, क्वेरी और की. मैं हूँ कौन? And this is saying कि what will I look like after I am selected? भाई देखो, बिल्कुल ये वैसे ही है. अगर मैं सादी सी मिसाल दूँ, आपने कोई रिश्ते की वेबसाइट पे जाके अपनी तस्वीर डाल दी, that's the query. उसके लिए आपने जितनी मेहनत की, जितने एआई को इस्तेमाल किया, जितनी मॉडर्न टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज़ जो शायद बहुत से मुल्कों की सबसे सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं कर सकती, आपने वो यूज़ करके तो एक मुनासिब सी एक सूरत बनाई, और आपने वो जाकर डाल दी रिश्ते की वेबसाइट पे कि जी ये हूँ मैं. अब उसकी मैचिंग हो रही है किसी एल्गोरिदम से, या कोई जाकर ढूंढ रहा है किसी के साथ जिससे आपका कोई रिश्ते का मामला चलना है, वो है की.
सो क्वेरी और की आपस में मैच हो रहे हैं, ठीक है। अब वो जब हो जाएंगे, जब सिलेक्ट हो जाएगा, तो किसी को भेजना भी तो है ना। अब कभी जाहिर है वो खाली वेबसाइट पे थोड़ी डालना था, शादी होनी भी तो थी, तो कोई जाएगा भी तो सही ना शादी करने के लिए, कोई लड़का और लड़की, तो वो जो जाएंगे वो कौन है, अब हमने वो तय करना है। So when it is selected, then what would be the thing getting multiplied with the weight in order to form the smoothie? So yeah, here we go again. We are doing the third round of the exact same thing. So this is like defining. So अब तक हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास query आ चुकी है, key आ चुकी है, अब क्या करना है? Now we add a third flavor to this. We say, okay, this is what you query with, this is what you match with the queries, and this is what you return to multiply with the weighted contribution, the weighted similarity, वो इससे multiply होती हैं और ये तीनों values आपस में add होती हैं in order to form the sum. So I hope this is clear. So now we're okay. They're all looking so nice and obviously quite complicated, but this is the idea. So the basic idea, अगर थोड़ा सा इसको seriously भी इसकी बात करें तो हम essentially सिर्फ ये कह रहे हैं, ये वो vectors थे जिन्होंने इसेंशली मैच होना था। हम ये कह रहे हैं अगर हम इनको ऐसे ही मैच कर देंगे ना डॉट प्रोडक्ट करके, तो एक्सप्रेसिबिलिटी बहुत कम है, कोई ट्रेनेबल चीज़ नहीं है। डॉट प्रोडक्ट तो बस सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करेगा जो मैचिंग डिमेंशंस को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देगा, उसमें कोई लर्नेबल एस्पेक्ट नहीं है। इफ़ यू वांट टू मेक इट लर्नेबल, देन यू ऐड न्यू मैट्रिसेस। सो यू इंस्टेड ऑफ सेइंग कि जी मैं एक मैट्रिक्स ही खाली ट्रेनेबल डाल देता हूँ, जिस तरह से हमने लुओंग अटेंशन के अंदर की थी, हम कहते हैं अच्छा या बहदानों में 2 डली हुई थी, हम ये कहते हैं नहीं, हम इसको प्रोसीजरली देखते हैं। एक है क्वेरीइंग का काम, एक है रिस्पॉन्डिंग टू क्वेरी का काम, इन डॉट प्रोडक्ट जिन दो चीज़ों ने होना है, और तीसरा काम है जिसने वेट से मल्टीप्लाई होकर आपस में ऐड होना है। हम तीनों के लिए 3 वेट मैट्रिसेस डाल देते हैं। वो तीनों वेट मैट्रिसेस ये सीखेंगी कि कौन सी बेहतरीन शक्ल है ये तीनों काम करने की। दैट्स द आइडिया ऑफ द क्वेरी, की एंड वैल्यू मैट्रिसेस। सो आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू यू। दिस इज लाइक द वैल्यू, द पेज दैट्स रिटन बाय गूगल। यानी ये भी एग्जांपल है ना, आपने क्वेरी लिखी, आपने कुछ लिखा जी आई डोंट नो क्यूट किटन्स, वो जाकर डिफरेंट पेजेस के ऊपर कीवर्ड्स के साथ मैच हुए, तो वो मैच होने के बाद जो चीज़ वापस आएगी तो वो किसी क्यूट किटन की तस्वीर होगी ना, तो वो तस्वीर जो आ रही है वो आपकी वैल्यू है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी दैट हैपनिंग। सो हियर यू हैव द क्वेरी की एंड द वैल्यू. There is just one of each weights query, weights key, and weights value matrices for the encoder that are shared for all of the words. The query vector for the word will also be matched with its own key to measure the self similarity. The next few steps are very similar to what we have seen for the encoder decoder attention. So finding similarities, we're going to do that using dot product, जो वही है cosine similarity, बस सिर्फ हमने उसको यहाँ पर normalize नहीं किया हुआ, between the query of each target word and the keys, all the keys to get a score for each key. Scale the scores for each target word using the softmax function, which preserves order and scales the weights so that they sum to 1. Preserves order का मतलब जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है, लेकिन scaling कर दी 0 से 1 के बीच में. Now scale each value using its softmax contribution, add them all up to form the self-attention vector. ठीक है, the whole process happens in parallel for the entire encoder. That's the beautiful aspect of it. So now let's see this whole thing in one go. So here you have your let me just go over the whole diagram ताकि आप कहीं intimidate ना हो. So ये one hot, ये embeddings आ गई, ये positional आ गई, ये positional के बाद जो चीज़ निकली है वो है इसकी आपने query की और values बनाई. उसके बाद यहाँ पर आपने query 0 key 0, query 0 key 1 and query 0 key 2. यहाँ पर query 1 key 0, query 1 key 1, query 1 key 2 और यहाँ query 2 के साथ वही तीनों की तीनों multiplications करके आपने scores निकाल लिए. Scores का आपने किया softmax. सॉफ्ट मैक्स से आपके पास ये बेसिकली ये सिमिलैरिटी नंबर्स आ गए जो कि वेट्स थे. दीज आर एसेंशियली द वेट्स जिसको हमने पहले अल्फाज कहा था. ये तीनों अल्फाज आ गए. अब इन तीनों अल्फाज को वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई किया और वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपस में ऐड कर दिया. दिस इज वेयर यू आर फॉर्मिंग द स्मूदी. सो इस पूरी चीज के एंड में आपके पास ये चीज आ गई, सेल्फ अटेंशन वेट्स. ये है अब वो पॉइंट जहाँ पर आपके एनकोडर ने ये इन्फॉर्मेशन कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और मेरा राइट कॉन्टेक्स्ट कौन है, ये तीनों चीज़ें ऐड करके एनकोडर ने अपनी आउटपुट प्रोड्यूस कर दी है. ठीक है. सो यस वी कैन से दीज आर नॉट टीयर्स, आई एम सो हैप्पी. सो या यहाँ तक मैं चाहूँगा कि अब आप थोड़ा सा पॉज करके थोड़ा सांस लें और उसके बाद यहाँ से आगे हम इसको लेकर चलते हैं. Okay, so the bigger picture here is that these self-attention weights establish the relationships amongst words in a sentence. A set of query key and value metrics is called an attention head.
सो ये जो तीनों चीज़ें मिलाकर आपने की थी ना, एक क्वेरी की और वैल्यू मैट्रिक्स, जो कि पूरे के पूरे इनकोडर में अब तक हमने एक-एक ही तीनों यूज़ किए हैं, इस पूरी चीज़ को एक अटेंशन हेड कहते हैं, और एक अटेंशन हेड आपको ये अटेंशन वेट्स निकाल कर देता है। तो ये एक अटेंशन हेड है जो कि आपको एनकोडर के अंदर लेट्स से ये सारी की सारी काम करके दे रहा है। सो फॉर अ कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ और आर्टिकल वेयर मल्टीपल लेयर्स ऑफ रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट अमंग वर्ड्स, इट मेक्स सेंस टू रेप्लिकेट दीज सेल्फ अटेंशन सेल्स और अटेंशन हेड्स। व्हाई? बिकॉज देखिए, आपने एक रिलेशनशिप वर्ड्स के बीच में निकाला है यूजिंग एक अटेंशन हेड। उसने बताया मेरा सबसे रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट वर्ड फलाना है, बट सपोज यू डीलिंग विद वर्ड्स लाइक बैंक और वो जो सारे आपने पॉलीसेमी और होमोनिमी वगैरह के एग्जांपल्स देखे थे, तो वहां पर देयर माइट बी मल्टीपल रिलेशनशिप्स अमंग्स द वर्ड्स विद इन द सेम सेंटेंस। सो देयर शुड बी अ वे for figuring out, for learning those different relationships. So we say, okay, how about we replicate the query key and value matrices and then try doing some other things which increase the chances that the individual attention heads may converge onto different semantic relationships amongst the words. ये सब बात के लिए हमने ढेरों linguistics पढ़ी थी। अब जब मैं ये जुमले सारे कह रहा हूँ, मुझे यकीन है कि इसमें कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो आपके लिए हिडन है, क्योंकि ये एक-एक चीज़ हम क्लास में घंटों पढ़ चुके हैं, ठीक है? सो टू कैप्चर डिफरेंट रिलेशनशिप्स अमंग्स्ट द वर्ड्स, this whole thing is known as a multi-head attention mechanism. So in the first paper on transformers, उन्होंने 8 attention heads use किए थे। क्यों किए थे? क्या ये उनका लकी नंबर था? नहीं। इसके पीछे भी एक और चीज़ है जिसमें हम थोड़ा सा अब इसकी डिटेल में उतरते हैं। सो यहाँ पर देखिए, सो 8 हेड्स क्यों यूज़ किए हैं? यहाँ essentially उन्होंने dimensional split की हुई है। So the way they did it was कि उन्होंने ये जो attention heads थे, इन सब heads को पूरे 512 dimensions पास नहीं किए। They basically split it. So in the paper, they were using 512 dimensions and they had 8 heads. So they said that, okay, per head we have 64 dimensions. So each head works only with 64 dimensions instead of the full 512 dimensions. Okay? So it's not a lucky number, it's a trade-off. So the trade-off is fewer heads with more dimensions, like for example 256 dimension के दो head अगर use करते, we get richer per head representations but fewer patterns are captured. For example, कोई ऐसा sentence है जो कि रिमेंबर, ये मैं अगली स्लाइड पे दिखाने भी वैसे आपको दोबारा लगाऊं, बट आई शॉट एन एलिफेंट इन माई पजामाज वाला जो था, या वन मॉर्निंग आई शॉट एन एलिफेंट इन माई पजामाज, हमने कहा था उसके ढेरों पार्सेस बन रहे हैं। सो इसेंशली हर हेड को आइडियली, इन द आइडियल केस सिनारियो, हर हेड को एक डिफरेंट पार्ट्स पकड़ना चाहिए। तो हेड ज़्यादा होंगे तो ये होगा ना काम। अगर दो ही हेड खाली लगा दिए तो वो रिच तो कर रहा है, एक पार्ट्स तो बड़ा अच्छा पकड़ रहा है, दूसरे ने दूसरा पकड़ लिया, लेकिन बाकी पार्सेस नहीं पकड़े जा सकते। बट इफ़ यू गो फॉर मोर हेड्स लाइक फॉर एग्जांपल 16, तो हर एक के पास 32 डिमेंशंस आई हैं, तो पैटर्न ज़्यादा कैप्चर हो रहे हैं, लेकिन लेस कैपेसिटी है हर हेड में। अब हर हेड के पास इतनी डिमेंशनैलिटी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ कैप्चर कर सके, ठीक है? So multiple attention heads to help to deal with multiple parses. ये एक sentence है, do we have to turn left from here or have we left the street behind? So ये दोनों lefts दो अलग अलग meaning रख रहे हैं। इस चीज़ को पकड़ने के लिए और इसके डिफरेंट पार्सेस पकड़ने के लिए वी नीड दी अटेंशन हेड। सो सपोज एक अटेंशन हेड किसी एक तरह के रेलिवेंस को कहता है, वो ये कहता है कि लेफ्ट के कोई और रिलेशनशिप्स हैं, दूसरा हेड जो है वो एक दूसरा रिलेशनशिप पकड़ता है, वो कहता है लेफ्ट के ये वाले रिलेशनशिप्स हैं। सो बेसिकली ये जो फ़र्क है इन दोनों पार्सेस का या तीनों पार्सेस का या 10 पार्सेस का, हम चाह रहे हैं कि हमारे अलग अलग हेड जिसको पकड़े। अच्छा, हाउ डू वी इंश्योर कि वो अलग अलग पकड़ेंगे? एक तो हम जो ये स्प्लिट कर रहे हैं इससे कुछ फ़ायदा होता है, दूसरा ये है कि हमने उनको रैंडमली इनिशियलाइज किया हुआ होता है। सो वी होप दैट द इनिशियल vectors, initial matrices are so different that they will converge, they will go down the slope of a different minimum, they will go down a different semantic parse. So ये but this is best effort. मुमकिन फिर भी है कि वो सारे के सारे एक ही तरह के मानी के ऊपर आ जाएं और कुछ मानी बीच में से मिस हो जाएं, ठीक है? सो यहाँ पे मैं वो एग्जांपल्स दोबारा दोहरा रहा हूँ। सो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ रेडी टू गो क्रेजी, और आपको याद होंगी ये एग्जांपल्स, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, बहुत तफसील से हमने बात की थी। ओल्ड मैन एंड वुमेन हमने एक बात की थी, इसके दोनों पार्ट्स की, खाली मैन ओल्ड हैं या दोनों ओल्ड हैं, और ये कहा था कि रियल वर्ल्ड में इनमें से सिर्फ एक ही चीज़ ट्रू हो सकती है अगर अपनी ज़िंदगी अजीज़ है तो। आई शॉट एन एलिफेंट इन माई पजामाज, वी लुक्ड एट दैट वन। Locked in a vault for 50 years, the owner decided to sell the jewels. So what was locked in the vault for 50 years, owner या jewels? Similarly, plunging 1,000 feet into the gorge, we saw Yosemite Falls. So कौन plunge कर रहा था, हम या Yosemite Falls? So all of these sentences, they can be parsed in multiple different ways, and this is where multi-head attention could be useful, that different heads capture a different semantic parse.
ठीक है. So what makes each head different? Each head has its own independently learned these matrices, जो कि इसकी query key और values की matrices हैं, ये इनके अलग अलग हैं. That's what makes them attend to a different meaning. Head A for example, let's say syntactic relationships पकड़ रहा है, वो subject word agreement पकड़ रहा है. तो head B ने for example पकड़ना शुरू कर दिया positional या local information. Head C ने semantic को पकड़ना शुरू कर दिया. So ये हमें उम्मीद है कि इस तरह की चीज़ें होंगी. ठीक है, ये these specializations emerge automatically during training. They are not manually designed. अब आपको यहीं से नज़र आ रहा होगा कि यार ये तो थोड़ा मसला है, हेड तो लगा दिए हैं लेकिन कैसे गारंटी हो रहा है कि ये सारे अलग-अलग काम करेंगे? या so that's why this is a fertile area. This has been a fertile area of research. How do you increase the chances of the different heads going to different meanings? And then how do you play with the different variables in order to ensure that a better overall meaning is captured? And how do you combine these different parses together? How do you bring it back into like one context vector? ये तो हम अभी करने लगे, लेकिन बाकी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसमें हम आगे तक बार बार गोते लगाते रहेंगे और समझते रहेंगे. ठीक है, सो अब इसको थोड़ी सी और तफसील से देखते हैं. ये आपको मैंने मल्टी हेड्स दिखा दी हैं और ये आपको ये मूव करके वही वाला चिकन आ गया जो आपको सताता रहता है आकर. सो here suppose those were the original vectors, so we want to calculate attention separately in 8 different heads. तो हमने उनको अलग अलग कर दिया और फर्ज करें हमारे attention heads ने हमें ये अलग अलग आउटपुट्स दिए. वो जो मैंने पूरे इनकोडर के आखिर में निकाली थी ना, तो एक attention head ने वो निकाली, दूसरे attention head ने उसी तरह की दूसरी निकाली, तीसरे ने तीसरी, और हमने कहा है कि ये ओवरऑल dimensions थी, तो ये उसको हमने छोटी dimensions के अंदर ब्रेक किया हुआ है. यहाँ numbers are just as a representation, they're not actual numbers की इतना ही है. So अब यहाँ पर इनको आप फाइनली कंबाइन किस तरह करेंगे? सो ये जितने अटेंशन हेड्स अपनी आउटपुट्स देंगे ना, अटेंशन वेट्स देंगे जो हमने उसके आखिर में निकाली थी, इन सब के सबको पहले आप कंकैटिनेट कर देते हैं इनटू वन वेक्टर. सो ये सारे अटेंशन वेट्स को आपने पहले कंकैटिनेट किया और एक नई मैट्रिक्स बना ली WO, which allows you to, it multiplies with this, and basically the goal of this matrix is to learn the best way to combine the information from the various attention heads. सो ये कंबाइन करने का काम जो है ये आपका WO कर रहा है. जब ये कंबाइन करेगा तो वापस ये ओरिजिनल डिमेंशनैलिटी भी रिस्टोर कर देगा और बेस्ट स्मूदी भी बना देगा ऑफ द वेरियस मीनिंग पार्सेस जो कि आपके डिफरेंट हेड्स ने पकड़े में. ठीक है, तो अगर इसको पूरी तफसील से आप देखना चाहें तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो ये एम्बेडिंग्स के साथ ये वर्ड्स थे और इन वर्ड्स के बाद मेरे पास ये क्वेरी की और वैल्यू मैट्रिसेस थी. इनकी मदद से दिस इज वाज वन अटेंशन हेड, अनदर अटेंशन हेड, अनदर अटेंशन हेड्स. इन्होंने अपनी सारी मल्टीप्लिकेशंस वगैरह करके ये अलग अलग मिसाल के तौर पे मेरे पास प्रोड्यूस किए थे जो कि अटेंशन वेट्स थे, और फिर इन अटेंशन वेट्स को मैंने कंकैटिनेट किया, मल्टीप्लाई किया WO से, एंड आई गेट द सिंगल फाइनल वेक्टर ऑफ द इनकोडिंग जो कि मुझे उसके बाद मिल गया मल्टी हेड अटेंशन के बाद. सो ये जनाब पूरे का पूरा प्रोसेस है और ये पूरी आइडियोलॉजी है मल्टी हेडेड अटेंशन की. अच्छा, हम इस पूरी चीज़ को WO से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 8 अटेंशन हेड्स थे 64 डिमेंशंस के सारे, और हमने इनको कंकैटिनेट करके एक 512 डिमेंशन का वेक्टर बनाया. अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया और दोबारा 512 डिमेंशंस में आ गए. इसका फ़ायदा क्या है? द लर्न कम्बिनेशन WO लेट्स द मॉडल लर्न हाउ टू कंबाइन हेड आउटपुट्स, नॉट जस्ट कंकैटिनेट देम. डिमेंशन प्रिजर्वेशन, आउटपुट Z हैज द सेम डिमेंशनैलिटी एज द इनपुट X. तो जो शुरू हुआ था वही आखिर में आपको मिलता है. पहले हेड्स में डिवाइड करते हैं, वहाँ जाके टेंशंस निकालते हैं, वेट्स निकलते हैं, कंबाइन होते हैं, कंकैटिनेट होते हैं और WO से मल्टीप्लाई हो जाते हैं. दैट्स अ लर्नेबल पैरामीटर. एंड क्रॉस हेडेड इंटरेक्शन, द प्रोजेक्शन मिक्सेस इन्फॉर्मेशन अक्रॉस हेड्स. तो वो आपस में भी बातें करें ना इन्फॉर्मेशन के कि क्या क्या इसकी सेमेंटिक मीनिंग्स हैं. समटाइम्स इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द अदर मीनिंग्स इन ऑर्डर टू come up with a better generation जो आप उसकी बेस के ऊपर करना चाह रहे हैं. ठीक है. ऑलराइट, सो व्हाई डू वी रिड्यूस डिमेंशंस पर हेड? ये मैंने नोट्स में डाल दिया है. ये भी एक सवाल आप में से किसी का आ सकता था कि भाई क्यों 64 बनाए, आप 512 ही रखते ना. सारे 8 के 8 हेड 512 के साथ ही काम कर रहे होते, पूरी 512 डिमेंशंस के साथ वो काम करते. आखिर में आपके पास 512 इंटू 8 साइज की एक कंकैटिनेटेड मैट्रिक्स आती और उस पूरी मैट्रिक्स को आप एक बड़ी सी WO से मल्टीप्लाई करते और उसके बाद आप वापस आ जाते 512 डिमेंशंस में. तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है. तो ये हम क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, इसके बहुत से आंसर्स हैं, ये खुद पढ़ लीजिएगा, मैं इसकी पूरी तफसील में नहीं जाऊंगा. लेकिन सबसे बड़ा मसला है कंप्यूटेशनल कॉस्ट का, कि कितनी बड़ी मैट्रिक्स बनेगी जो ये करना पड़ेगा जिससे काम. दूसरा, इसका कोई बेनिफिट नहीं है इतना.
ये रिडंडेंसी तो आप इसमें डाल रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे हेड जब पूरी 512 डिमेंशंस को देखते हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि दे आल्सो कन्वर्ज ऑन टू द सेम मीनिंग। तो इस वजह से ना इस रिडंडेंसी का कोई इतना फ़ायदा नहीं होता, और इन्होंने एक्चुअली अपने पेपर्स में ये चीज़ टेस्ट भी की थी कि जब आप डिफरेंट साइजेस यूज़ करते हैं यहाँ पे पर हेड नंबर ऑफ डिमेंशंस के, तो उसमें यू गेट डिमिनिशिंग रिटर्न्स आफ्टर अ सर्टेन नंबर, कि उसके बाद वो रिचनेस बढ़ती जा रही होती है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं आ रहा होता पर हेड। सो देयरफॉर, और फिर उसके बाद डब्ल्यूओ ने प्रोजेक्ट बैक भी करना है, तो वो भी अगर आपने बहुत बड़ा कर दिया तो दोबारा वो भी आप मेमोरी फिर वहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं। सो ये सारे के सारे रीजंस हैं, इसको खुद पढ़ लीजिएगा, ये मैंने इसलिए नोट्स में डाल दिए हैं कि एक सवाल आपके जहन में अगर आए तो आपके पास इसका जवाब मौजूद हो। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स फिनिश द एनकोडिंग। सो हम कहाँ तक पहुंचे थे? हमने अटेंशन वेट्स निकाल दिए थे जो अटेंशन हेड से आ रहे थे। मैंने डायग्राम में आपको अभी भी सिंगल हेड दिखाना है, लेकिन अब आपको पता है कि मल्टीपल हेड्स ये काम करते हैं हर वर्ड के लिए, और उसके बाद वो मल्टीपल हेड्स अपनी आउटपुट्स बनाते हैं, कंकैटिनेट होती हैं डब्ल्यू से मल्टीप्लाई होकर, फिर आपके पास अटेंशन वेट्स आते हैं, कंबाइंड अटेंशन वेट्स। अब वो जो अटेंशन वेट्स आपके पास आए, सो ये वो जगह थी जहाँ पे आपने सिमिलैरिटीज निकाली, ये अटेंशन वेट्स आए। अब आपने क्या किया? और ये वो चीज़ है जिसके आप ऑलरेडी माहिर हैं। आपने ये जो इनपुट जो आई थी, जिसको हम पिछली स्लाइड में एक्स कह रहे थे, इस इनपुट को दोबारा वापस यहाँ ला के ऐड कर दिया। हमने किया क्या है? ये क्या होती है ये चीज़? यस, स्किप कनेक्शंस या रेजिडुअल्स। ये रेजिडुअल्स हमने यहाँ पर डाल दिए, वही रेजिडुअल्स हैं जो हम वहाँ पर सीख कर आए थे, और ये वही सारे काम करते हैं जो हमने इससे पहले सीखे हुए हैं। सो वंस यू ऐड द रेजिडुअल्स, सो ये बेसिकली कह रहा है रिमाइंड मी व्हाट माय पोजीशन वाज। एक तो ये कि एम्पलीफाई कर रहा है सिग्नल को, मैं था कौन, इतनी सारी मल्टीप्लिकेशंस के बाद मैं भूल ही गया हूँ कि मैं कौन था और कहाँ से आया था। और दूसरा वैनिशिंग ग्रेडियंट, वो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है जिससे आपका ग्रेडियंट डायरेक्टली ट्रेवल बैक कर जाता है, ये उस मसले को सॉल्व कर रहा है। लेकिन जब आपने इसको ऐड कर दिया यहाँ पर, तो नाउ यू गेट लाइक दिस बिग फैट नंबर, जिसको अब आप इन नंबर्स को छोटा करना दोबारा जरूरी है, वरना ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएंगे। सो यू नीड टू डू अ लेयर नॉर्मलाइजेशन। सो मैं आपको एक नॉर्मलाइजेशन दिखा दूंगा आगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन बहुत से तरीकों से की जा सकती है जो हम इससे पहले पिछले कोर्स में भी और जगहों पर भी पढ़ते रहे हैं। सो एसेंशियली यू आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग इट डाउन टू रीजनेबल लिमिट्स वंस अगेन। सो यहाँ पे आप कोई मीन वेरिएंस वाली या कोई नॉर्मलाइजेशन यूज कर सकते हैं, जिसके बाद ये नंबर्स दोबारा से जो इतने बड़े होना शुरू हो गए हैं तो फिर ये नॉर्मल जोन्स में आ जाए। सो वंस यू नॉर्मलाइज, you get these final outputs, and these are the outputs of the encoder जो कि उसने per word आपको निकाल कर दी हैं। अच्छा जी, रेजिडुअल कनेक्शंस और लेयर नॉर्म, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो हम बेसिकली इस तरह से करते हैं, इनपुट को दोबारा से आउटपुट के साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद इस पर नॉर्म अप्लाई करते हैं। सो मल्टी हेडेड अटेंशन की जो आउटपुट आई थी, अटेंशन वेट्स आए थे, उसमें जो इनपुट भेजी थी एक्स दोबारा ऐड की, और उसके बाद लेयर नॉर्म ले लिया उस चीज़ का। सो द रेजिडुअल कनेक्शन, द ओरिजिनल इनपुट एक्स इज एडेड टू द अटेंशन आउटपुट, द स्किप कनेक्शन। ये प्रिवेंट करता है वैनिशिंग ग्रेडियंट्स को अगर बहुत डीप नेटवर्क्स हों। और दूसरी चीज़, इट लर्न्स, इट लेट्स ईच लेयर लर्न a delta what to add, not a full transform। ये भी हम पहले तफसील से बात कर चुके हैं। और लेयर नॉर्म जो है ये नॉर्मलाइज ईच टोकन वेक्टर को जीरो मीन एंड यूनिट वेरिएंस पे करता है, जो हम जिस तरह का नॉर्म यूज कर रहे हैं। स्टेबलाइज, इट स्टेबलाइजेस ट्रेनिंग, प्रिवेंट्स एक्टिवेशंस फ्रॉम एक्सप्लोडिंग एंड कोलैप्सिंग, इट enables high learning rates and applied per token not per batch। तो ये per token हम इसको अप्लाई कर रहे होते हैं, जैसा कि अभी हम अपनी एग्जांपल में देख रहे हैं। विदाउट these two components transformers cannot be stacked to 12, 24 और 96 layers deep। तो अभी इसकी लेयर्स बननी है, अभी तो मैं आपको एक लेयर खाली करवा रहा हूँ। ये जब लेयर बाय लेयर एक दूसरे पे रखे जाएंगे तो ये चीज़ें फिर मस्ट होती जाएंगी। ये लेयर नॉर्म है जनाब। यहाँ पर मैं आपको खाली बस अभी इसको दिखा रहा हूँ, आगे जाकर जहाँ की ज़रूरत पड़ेगी तो इसको फिर दोबारा ले आएंगे। वैसे हमने इस तरह की चीज़ें पहले की हुई हैं। सो यहाँ यू सी योर म्यू एंड योर सो यू हैव योर स्टैंडर्ड डिविएशन एंड योर मीन। सो मीन एंड द वेरिएंस, ये दोनों चीज़ें हैं। ये हमने इसको ज़ीरो डिनोमिनेटर में आने से बचाने के लिए एक छोटा सा नंबर एप्सिलॉन रखा हुआ है, और ये दो लर्नेबल पैरामीटर गैमा और बेटा हमने रखे हुए हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर स्केलिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ पैरामीटर्स। तो थोड़े से कंट्रोल हमने अपने पास रख लिए हैं, वो हम करें एज अ हाइपर पैरामीटर या लर्न हो मॉडल के अंदर, जो कि हम हमेशा करते हैं कि वो लर्न करवा रहे होते हैं कि ये भी मॉडल लर्न कर ले कि इसमें नॉर्म किस तरह से बेस्ट वे में होना चाहिए। सो जनाब हमारी यहाँ पर मुकम्मल हो गई एनकोडिंग। सो द एनकोडेड इनपुट नाउ हैज वर्ड इंफॉर्मेशन यूजिंग वर्ड एम्बेडिंग्स, वर्ड्स टू नंबर्स, पोजिशनल। सो यहाँ द वर्ड्स टू नंबर्स, पोजिशनल इन्फॉर्मेशन यूजिंग दी ऑर्डर जो हम अभी देख रहे थे, इन कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन। इसको पूरे को अगर मैं एक डायग्राम की फॉर्म में डाल दूँ तो ये है कि मैं वर्ड कौन हूँ, मेरी एम्बेडिंग क्या है जो कि लर्न होगी, मेरी पोजिशनल एनकोडिंग क्या है, और उसके बाद रेजिडुअल कनेक्शन और सेल्फ अटेंशन डालने के बाद यू फाइनली हैव द आउटकम,
जो कि perfectly encode कर रहा है उस information को जो कि उस input sentence में source language में मौजूद थी। ये हमारी encoding मुकम्मल हो गई। अब हम इसी तरह से जल्दी से आगे बढ़ेंगे और decoding भी मुकम्मल कर लेंगे और हमारा आज का ये lecture जो है ये मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। लें जनाब, एनकोडिंग तो हम कर आए। अब हमारा काम रह गया डिकोडिंग का। हमने सोर्स सेंटेंस को एनकोड कर लिया है। नाउ वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, नाउ वी वुड जस्ट वांट टू क्रिएट द डिकोडर। और अब खुशखबरी ये है कि बहुत सी चीज़ें जो हम अब तक देख चुके हैं वही चीज़ें इसके अंदर रिपीट हो रही होंगी। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हिस्सा नहीं है। वी हैव ऑलरेडी गॉन ओवर द मोस्ट ट्रिकी पार्ट। द रिमेनिंग थिंग्स आर रिलेटिवली ईजी। सो डिकोडर से हमारी क्या ख्वाहिशात हैं? हम कह रहे हैं डिकोडर भाई तुमने करना ये है कि फॉर ईच आउटपुट यू प्रोड्यूस यूज द इफेक्टिव कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द ओरिजिनल एनकोडेड इनपुट वर्ड एम्बेडिंग्स, यानी ये क्रॉस अटेंशन से आएंगी, टेकिंग इनटू अकाउंट व्हाट हैज बीन प्रोड्यूस्ड सो फार, ये सेल्फ अटेंशन विद इन द डिकोडर से आएंगी, ठीक है, एंड डू इट एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। अब पैरेलल तो यहाँ नहीं कर सकेगा ये, तो लिहाजा अब एफिशिएंटली एज पॉसिबल का मतलब होगा ऑटो रिग्रेसिवली करना। तो वो हम अब देखते हैं कि वो कैसे ये कर सकेगा। Okay, so decoders have their own self-attention query key and value matrices. अब ये उनकी मदद से ये इस काम को करेगा. As the output sentence begins, it only has itself for self-attention, as we will be doing auto regressive generation. ठीक है, तो अभी जब ये शुरू होगा तो सेल्फ अटेंशन ही सिर्फ अपने साथ कर सकता है और इसके पास सेल्फ अटेंशन करने के लिए कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फिर पिछली चीज़ों के साथ वो अटेंशन को क्रिएट कर सकेगा, जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। दिस सेल्फ अटेंशन will remain one directional as only the previous decoded states and current states have been generated at time t. So such one directional behavior when adopted by choice is called masked self attention. ये आपने टर्म याद रखनी है, मास्क्ड सेल्फ अटेंशन। ये वन डायरेक्शनल बिहेवियर है अटेंशन कैलकुलेट करने का। इसकी एग्जांपल में एक तो ये है कि ट्रेनिंग ऑफ द डिकोडर वेयर इन एडिशन टू टीचर फोर्सिंग ओनली द प्रीवियस स्टेट्स आर अलाउड टू टेक पार्ट इन द डिकोड प्रोसेस इवन दो द फ्यूचर गोल्ड लेवल्स आर आल्सो अवेलेबल। पता सारा कुछ है, अपने उसको रेफरेंस कर रहे हैं, ट्रेनिंग के अंदर यूज कर रहे हैं, लेकिन आप यूज सिर्फ प्रीवियस वालों को कर रहे हैं, आप अगले वालों को यूज नहीं कर रहे। इस चीज को हम कहेंगे ये मास्क सेल्फ अटेंशन आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस also occurs in both inference and training of decoder only transformer architectures like GPT। ये अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया कि encoder only, decoder only, encoder decoder सारे क्या होते हैं, तो अभी आप समझें सब कुछ encoder decoder है, ये चीज़ अभी आपके लिए relevant नहीं है। So decoders also have a new set of query key and value matrices for encoder decoder attention। तो वो सब आपके पास तीन तरह की, अगर मैं सिंगल हेड ही एज्यूम करूं तो एक अटेंशन हेड आपको कम से कम चाहिए एनकोडर में, एक अटेंशन हेड सेल्फ अटेंशन हेड चाहिए डिकोडर में, और एक क्रॉस अटेंशन हेड चाहिए आपको एनकोडर डिकोडर के बीच में काम करने के लिए। तो अब आपके पास ये तीन किस्म के आपके पास अटेंशन हेड्स होंगे, और जाहिर है वो हमने कहा कि हर एक मल्टी हेडेड होगा, तो मल्टी हेडेड अटेंशन एनकोडर में भी यूज होगी और डिकोडर में भी यूज होगी, ठीक है जनाब। सो होपफुली दिस इज सिंपल, राइट। सो आप इस मौके पे शायद यही कह रहे होंगे कि सिंपल तो बहुत है, ऑल्दो आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम रिकॉलिंग माय ओन नेम नाउ। सो लेट्स बिल्ड ऑन दिस। सो अब हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हम उस डायग्राम में पहुंचे थे, और अब डिकोडर को बीच में शामिल करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद देखते हैं। मैं बल्कि एक काम और करता हूँ, लेट मी जस्ट पॉज द रिकॉर्डिंग एंड टर्न ऑफ माई कैमरा सो दैट मेरे पास पूरी स्क्रीन हो जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो मैं हूँगा इधर ही, मैं कहीं जा नहीं रहा, लेकिन मैं सिर्फ कैमरा को बंद कर दूंगा ताकि ये जो मेरी तस्वीर बीच में आ रही है ये मैं बीच में से हटा सकूं। So this is the same diagram again. This time we have both the encoder and the decoder here. So आपको जो शुरू में नजर आ रहे हैं ये आपका encoder जिसमें वर्ड्स जा रहे हैं do not eat, और यहाँ से अब आपकी डिकोडिंग स्टार्ट हो रही है, और आप देख रहे हैं कि ये एंड ऑफ सेंटेंस मार्कर या स्टार्ट ऑफ सेंटेंस मार्कर आपने यहाँ पर दे दिया जिससे डिकोडिंग स्टार्ट हो रही है। सो लेट्स क्विकली लुक एट the decoder and the stage of the decoder and let's see what's happening here. So inside the decoder बिल्कुल उसी तरह से काम हुआ कि सबसे पहले इस वर्ड की एम्बेडिंग लुकअप होगी। अब जाहिर है ये जॉइंटली ट्रेंड है तो ये सारी की सारी एम्बेडिंग्स मॉडल सीख रहा है, तो इसने अपनी एम्बेडिंग लुकअप की। अब पोजिशनल इन्फॉर्मेशन आई, दिस इज अ न्यू पोजिशनल इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली पोजिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द एनकोडर इज सेपरेट फ्रॉम द पोजिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द डिकोडर। सो लिहाजा ये यूं समझे कि नए सिरे से अब आपका यहाँ पर पोजिशन स्टार्ट होंगी। दिस इज पोजिशन 0, एंड देन इस पोजिशन इन्फॉर्मेशन को लेकर इससे क्वेरी की और वैल्यू मैट्रिसेस बनी, ये तीनों बन गई। लेकिन अब इंटरेस्टिंग पार्ट, वाइल इस स्टेज पर एनकोडर में ये हो रहा था कि आप तीनों जगह पे तीनों वर्ड्स के साथ क्वेरी की को मल्टीप्लाई कर रहे थे। सो बेसिकली आपने क्वेरी 2 को की 0, की 1 और की 2 सबसे किया था, यहाँ पे क्वेरी 1 को और यहाँ क्वेरी 0 को तीनों से किया था। लेकिन डिकोडर में आपके पास है ही अभी सिर्फ एक स्टेट, you don't have the future words, so you're just doing self attention.
So you do a self attention and then this softmax was not technically needed because ये एक ही word था, लेकिन softmax ने खाली इसको 0 से 1 के बीच में, स्कोर को इसने 0 से 1 के बीच में कर दिया, बस इसका इतना काम था, ये वो स्केलिंग वेलिंग नहीं कर रहा था, ये सिर्फ 0 से 1 के बीच में ले आया इसको। और वो लाने के बाद इसने यहाँ पर आपके पास ये सिमिलैरिटी का वेट कैलकुलेट हुआ सॉफ्टमैक्स के बाद, और ये मल्टीप्लाई हुआ अपनी ही वैल्यू के साथ, जिससे ये सेल्फ अटेंशन बन गई, और उसके बाद बिल्कुल उसी तरह से आपने इसमें रेजिडुअल कनेक्शन ऐड किया और इसको नॉर्मलाइज कर दिया। सो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके पास अब तक मैंने क्या प्रोड्यूस किया है कि एम्बेडिंग्स आ गई, ये डिकोडर ने इस चीज़ की एम्बेडिंग्स इस पॉइंट तक प्रोड्यूस की हैं। अब हम आगे चलते हैं और इस पर बिल्ड करते हैं। अब होना क्या है, अब इसेंशली ये जो चीज़ प्रोड्यूस हुई है ना, इसकी क्रॉस अटेंशन होनी है विद ऑल ऑफ दीज वर्ड्स, ये सब के सब वर्ड्स अब क्रॉस अटेंशन में आएंगे। और क्रॉस अटेंशन होने के लिए भी जाहिर है, अगर सेल्फ अटेंशन के लिए आपको क्वेरी की और वैल्यू बनानी चाहिए पड़ी थी तो अब भी बनानी पड़ेगी। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि ज़रा पॉज करें और सोचें कि क्या वाकई मुझे इसकी भी क्वेरी की और वैल्यू चाहिए, इसकी भी क्वेरी की और वैल्यू चाहिए, इसकी भी और इसकी भी, या मैं कुछ कम से भी काम चला सकता हूँ। ओके, सो लेट्स, आई एम होपिंग कि आप इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि अब कभी ऐसा नहीं होना कि क्वेरी यहाँ से हो रही होगी और की यहाँ से आ रही होगी, ऐसा नहीं होना। क्रॉस अटेंशन में होना सिर्फ यही है कि क्रॉस अटेंशन के अंदर द क्वेरी वुड बी जनरेटेड फ्रॉम द डिकोडर and the keys would be coming from and the values would be coming from the encoder. So यहाँ मैं सिर्फ एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके क्वेरी बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं की और वैल्यू बना रहा हूँ, मुझे क्वेरी बनाने की जरूरत नहीं है। So now these queries will get multiplied by the dot product with these keys and then उसके नतीजे में बिल्कुल वही प्रोसेस, स्कोर्स आएंगे, सॉफ्टमैक्स होगा और उसके बाद ये वैल्यूज यूज करते हुए हम एक क्रॉस अटेंशन की मैट्रिक्स बना देंगे। So let's now see that happening. So this is it. ये अभी ज़रा थोड़ा छोटा हो गया है। आई थिंक आई शुड हैव अनदर स्लाइड जिसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके भी दिखा दूंगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ हाई लेवल पर आपको दिखाऊं तो यहाँ हुआ क्या है कि ये जो मेरे पास क्वेरी की मैट्रिक्स बनी थी, ये क्वेरी तीनों कीज़ के साथ, जो एनकोडर की कीज़ हैं, इन तीनों कीज़ के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट हुआ है। उसके बाद जो स्कोर्स आए हैं उसका सॉफ्ट मैक्स हुआ है, उससे वेट्स आए हैं, वो वेट्स मल्टीप्लाई हुए हैं इन वैल्यूज़ के साथ जो आप यहाँ पर होता हुआ देख रहे हैं, और वो करने के बाद आपके पास ये क्रॉस अटेंशन के वेट्स आ गए। और यहाँ पर एक और हमने नॉर्मलाइज करने स्किप कनेक्शंस और नॉर्मलाइज के लेयर डाल दी है, बिल्कुल जैसे हमने यहाँ नीचे किया था और यहाँ किया था। तो ये स्किप कनेक्शन रेजिडुअल आए और उसके बाद इसको हमने नॉर्मलाइज कर दिया। बिफोर आई शो यू द zoomed इन वर्जन, एक छोटी सी चीज़ और देख लीजिए। यहाँ पर हमने अब फाइनली जो डिकोडर ने प्रोड्यूस किया था सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, उसको अब हमने यहाँ पर डिकोड कर दिया। I'll discuss this again in the next slide as well, but यहाँ पर हमने अब इसकी डिकोडिंग करके फर्स्ट वर्ड भी प्रोड्यूस कर दिया। So now let's go to the zoomed version and then we'll discuss this again. Okay, so this is the zoomed in version of that. एक दफ़ा दोबारा इसको देख लेते हैं। तो ये क्वेरी, ये मल्टीप्लाई हुई है क्वेरी डिकोडर की, ये वाली क्वेरी मल्टीप्लाई हुई है एनकोडर की इन तीनों कीज़ के साथ। वो होने के बाद इसका सॉफ्ट मैक्स हुआ है, सॉफ्ट मैक्स के बाद सिमिलैरिटी स्कोर्स आए हैं, यानी वेट्स आए हैं। वो वेट्स जो मेरे पास स्केल्ड वेट्स थे, उससे मैंने वैल्यूज़ को, जो एनकोडर की वैल्यूज़ थी, वो मल्टीप्लाई किया है और उसके नतीजे में मेरे पास ये अटेंशन की वैल्यूज़ आ गई। इसमें मैंने रेजिडुअल्स ऐड किए हैं और फिर नॉर्मलाइज कर दिया है। दिस गिव्स मी माय फाइनल आउटपुट। इस पॉइंट के ऊपर हम एक चीज़ और देख रहे हैं जो मैं पिछली स्लाइड में कहना भूल गया था। ये पिछली स्लाइड में पहली दफ़ा आई थी, वो मैं वहाँ पे कहना भूल गया कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने अब इसको डिकोड भी कर दिया। सो यहाँ के बाद एक लेयर और डाली एंड देन इट फाइनली प्रोड्यूस्ड द आउटकम मथ। सो ये मथ वाली जो आउटकम इसने प्रोड्यूस की है वो यहाँ पर इसने प्रोड्यूस कर दी यूजिंग दिस फाइनल थिंग। सो दिस थिंग हैड बोथ द सेल्फ इंफॉर्मेशन, द क्रॉस इंफॉर्मेशन, इट हैड ऑल इंफॉर्मेशन टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड। ठीक है, नाउ वी आर रेडी टू मूव ऑन टू द सेकंड वर्ड। सो हियर यू सी फॉर द सेकंड वर्ड बिल्कुल उसी तरह से डिकोडर का एक और आ गया। सो अब सेकंड में सिर्फ एक फ़र्क होगा, वो फ़र्क होगा यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि अब इसके पास सेल्फ अटेंशन के साथ साथ पिछली अटेंशन भी मौजूद है। सो अब सिर्फ अब ये दो हो गए और बाकी उससे आगे बिल्कुल सेम प्रोसेस है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। आई थिंक आई हैव अ zoomed in version of this. Here is the slightly zoomed in version, जिसमें अब आप बाय द वे अपनी स्क्रीन थोड़ी सी जूम इन करके इसको देख लीजिए और आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे इसके इंशाल्लाह। So this is where the second word is being produced. So मत के बाद it produced cow and then we have the third word। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि अब ये तीनों इंक्लूड हो गए हैं इस सेल्फ अटेंशन के अंदर, अपने साथ, इसके साथ और इसके साथ, तीनों के साथ अब ये सेल्फ अटेंशन कैलकुलेट कर रहा है। बाकी ऊपर का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। नाउ आई हैव एन एक्चुअल zoomed in version of this।
जहाँ मैंने खाली डिकोडर को ज़ूम इन किया हुआ है, तो इसको अब आप देख सकते हैं कि डिकोडर के अंदर वो सारे प्रोसेस जो हमने डिस्कस किए हैं, वो हो रहे हैं। सो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड यू गोना सी द होल प्रोसेस वंस अगेन। So this is the whole thing. This is the encoder and the decoder जहाँ पर आपने do not eat को मत खाओ तुम में convert कर दिया, ठीक है? So all right. So finally, congratulations, you are done. आपको सारी चीजें समझ में आ गई. So this is supposed to be you. This is supposed to be how you're feeling like. लेकिन इतना ज़रूर इत्मीनान कर लें कि ये इस 1 घंटे के अंदर हमने पूरे का पूरा ट्रांसफार्मर एक मर्तबा इंट्यूटिवली और स्लाइटली मैथमेटिकली भी कुछ चीज़ों में डेप्थ में जाते हुए पूरा ट्रांसफार्मर एक दफ़ा कर लिया है। अब हमने आगे बढ़कर इसकी डिटेल्स की तरफ जाना है, थोड़ी एक्सप्लेनेशंस की तरफ जाना है। हमने इसके बाद फिर जाकर ये देखना है कि इसमें इम्प्रूवमेंट्स क्या हुई हैं। तो एक दफ़ा हमें पूरा समझ में आ गया है। तो यहाँ तक मैं आपको छोड़ूँगा और अब कोशिश कीजिएगा कि इसे इतनी दफ़ा थोड़ा-सा समझ लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा कि आपको ये चीज़ें पूरी तरह से समझ में आ जाएँ, जितना कुछ इस लेक्चर में डिस्कस हुई हैं। तो इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले लेक्चर में, जब हम डीपर डाइव्स स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।